अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। होटल का एड्रेस मिलते ही वो पल की चौथाई में वहाँ पहुँचा था। अब मसला ये था वो किस रूम में थी और ऊपर से वो उसको कई वॉइस मैसेजेस दे चुका था, मगर उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला था। हारून उसकी दीवानगी पर हैरान ही था। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही शख्स है जिसने कहा था बिलाज बुख्तियार को कोई खड़े खड़े सिर्फ शक्लो सूरत की बिना पर तस्खीर नहीं कर सकता, और आज वो शख्स सिर्फ शक्लो सूरत पर ही मर मिटा था। सर, मैं हेल्प करूं आपकी? हारून ने कहा। नहीं, तुम जाओ, वो मुझे सज़ा दे रही है और मैं ही उसकी सज़ा का हकदार हूँ। तुम जाओ, बाकी मैं खुद ढूंढ लूँगा, उसने कहा। सुर्ख आंखों से वह हारून को देखने की बजाय इर्द गिर्द बेचैनी से देख रहा था कि कहीं किसी शख्स में उसका चेहरा नजर आ जाए। हारून सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि बालाज ने एक बार फिर इर्द गिर्द देखा। उसका सेल रिंग कर रहा था। उसे सेल को देखा बारी की कॉल थी जिसे वो इस वक्त बिल्कुल पिक नहीं करना चाहता था। तभी सेल पावर ऑफ किया और रिसेप्शन पर जाकर उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिसेस बालाज बुख्तियार, ये नाम आपकी लिस्ट में है? अचानक ही उसे ये अमल हुआ था। न जाने क्यों उसे सबसे पहले यही जरिया लगा उसे ढूंढने का, मगर इस वक्त उसे मायूसी हुई जब रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, मिसेस बालाज बुख्तियार नहीं। हाल बता, नैना बालाज बुख्तियार नाम है हमारी लिस्ट में, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। और जैसे उसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी, वो मुस्कुराया और जैसे दिमाग का प्रेशर कम हो रहा था। रूम नंबर? उसने पूछा। सॉरी सर, हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तो बालाज ने कड़े तेवरों से उसे देखा। SHO बालाज बुख्तियार की मिसिस हैं मैडम आपके होटल में, क्या अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो सख्ती से बोला। तो रिसेप्शनिस्ट एकदम गगियाई और लिस्ट चेक की। रूम नंबर 201, उसने कहा। तो बालाज ने गहरा सांस भरा। कोई डुप्लीकेट की? उसने पूछा। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसके हाथ में की थमा दी थी, जिसे लेकर वो तेज़ी से लिफ्ट की जाने बढ़ा और कोई 5 मिनट में वो रूम नंबर 201 के सामने था। उसने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत नहीं की लगाकर उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में मलजगा सा अंधेरा था, जबकि मध्यम मध्यम सिसकियाँ बालाज को पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड की जानब देखा, जहाँ वो घुटनों पर सर रखे लाश में रोने का शुगल फरमा रही थी। जीएफ? पलाश की चाहत से भरपूर आवाज़ उभरी, तब भी नैना ने सर नहीं उठाया, जबकि अब उसका वजूद हिचकियाँ भर रहा था। आई एम सॉरी मेरी जान। वो एक लम्हे में उस तक पहुंचा और उसके बाजू पर हाथ रखा। नैना ने उसका हाथ झटक दिया। कह तो रहा हूँ, सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। उससे उसके हाथों पर प्यार किया। नैना ने गुस्से से सर उठाया तो बालाज उसका चेहरा देखकर परेशान हुआ। बालाज को उसके चेहरे पर चमकते नीले निशान देखकर खुद पर ही गुस्सा आया था। आखिर उसने इस नाजुक लड़की के साथ इतना बेरहमाना से लुक किस पे ना पर किया? वो तो सच्ची थी। बालाज ने उसको हिचकियाँ लेते देखा तो बेख्तियार होकर उसने उसे अपने सीने में समो लिया, जबकि नैना ने अपने आंसुओं से उसकी शर्ट भिगो दी। दिल में इस वक्त जितनी खुशी इस लड़की को हो रही थी, उतनी ही तकलीफ और जहनी तौर पर बालाज उलझा हुआ था। उसने नैना का चेहरा ऊपर किया। सॉरी हनी, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मैंने बिला वजह तुम पर हाथ उठाया। वो उसके चेहरे के एक नक्श को प्यार करता अफसोस से बोला, जबकि नैना उसकी दीवानगी पर एक पल के लिए बेउसान हुई। बालाज? लंबे लंबे सांस लेते हुए उसने उसके बेलगाम जज्बों पर बमुश्किल बंद बांधा था। बालाज उसके हया से सुर्ख चेहरे को चाहत से देखने लगा। हम यही चाहते हैं आप यकीन करें हमारा, मगर आपने नहीं किया यकीन। न जाने इस शख्स का आप पर उस किस्म की मेहरबानियों का क्या मकसद था। वो उसका हाथ थामे आंखें पिटपिटाकर उसके दिमाग को दुरेद वक्त की तरफ से मजीद बदगुमान करने लगी। बालाज के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। होता भी क्या, अपने मुंह से तो वो कह गए थे कि हाँ तुम उस शख्स के बेटे हो। बालाज का दिमाग एक बार फिर माऊफ होने लगा था। सोचने की बात है, उन्होंने अपनी औलाद से ज़्यादा आपको क्यों तरजीह दी हर बात पर? क्यों कोई बाप ऐसा नहीं होता? क्यों कोई बाप ऐसा नहीं होता बालाज के अपनी सगी औलाद को बुलाए, बीवी के साबका शौहर के बेटे को इतनी अहमियत दे, इतनी मोहब्बत दे? किस लिए? आप खुद सोचिए। उन्होंने आपकी माँ को दबाया है। आपकी वजह से वो शायद उनके सामने कभी सर ना उठा सकें। बस करो नैना। बालाज ने अपना सर थाम लिया, जबकि नैना की बात वहीं रह गई। वो एक बार फिर बिखर रहा था और यही मौका था। आज वो उसको समेट लेती तो शायद दोबारा कभी ये शख्स कम अज़ कम उस पर बेयकीनी ना करता। आंखें बंद करके भी उसे उस पर यकीन करना पड़ता। वो खुश हुई दुरेद वक्त की इस बेवकूफ़ी पर कि उसने बालाज को अकेला छोड़कर खुद अपने आप से बदगुमान होने का मौका दिया था। नैना ने उसकी जानब देखा, जिसके चेहरे समेत आंखें भी सुर्ख हो रही थी और वो इस गमज़दा हुलिये में और भी शानदार लग रहा था, मगर उसका हर पल चमकता डिम्पल जैसे बुझ सा गया था। बालाज? नैना कुछ उसकी तरफ सिरकी तो बालाज ने उसकी तरफ देखा। हम आपको इसी अजियत से बचाना चाहते थे। उसने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा तो बालाज ने थककर उसकी गोद में सर रख लिया। बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरा दिल बंद हो रहा है नैना। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी दुनिया वीरान हो गई है। मैंने बचपन से उनसे मोहब्बत की
और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे मालूम हो गया कि नहीं, ये मोहब्बत नहीं, मैं अपने बाप से इश्क करता हूँ। मगर आज ऐसा लग रहा है मेरे सर से उनका साया उठ गया और मैं तपती धूप में सिर्फ झुलस रहा हूँ। वो इस तराबी लहजे में खासा बेचैन लग रहा था। नैना ने कब्रू चुकाई, उसे कोफत सी हुई। ये क्या पागलपन था? लोग लड़कियों के इश्क में पागल होते हैं और ये बेवकूफ़ शख्स उसको भुलाए अपने बाप के इश्क में दीवाना हो रहा था। दिल तो किया खींच कर मारे उसे थप्पड़ ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगे, मगर अफसोस वो सिर्फ सोच सकी। मगर वो दुरेद से ज़्यादा मोहब्बत करे इसकी निस्बत नैना को कतई मंजूर नहीं था। तभी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। बालाज को उसकी नरम उंगलियां सुकून दे रही थी। उसे अपनी आंखें खोलकर उसकी जानब देखा जो मध्यम सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट हकीकत में जानलेवा थी। उसके हुस्न में ऐसा तासुर था कि वो किसी को भी जकड़ सकता था। तुम नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? उससे पूछा और उसके गर्दन में हाथ डालकर कुछ नीचे की तरफ झुकाया। नैना का चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक हो गया। नहीं, हम आपसे नाराज़ नहीं हो सकते, नैना ने कुछ झिझकते हुए बताया, जबकि उसके कहते ही बालाज का दबाव उसकी गर्दन से सर पर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब कर रहा था, जबकि नैना जो भी कुछ अरसे पहले ये सोच रही थी कि आज के बाद वो उसके बहकावे में नहीं आएगी। उसकी जज्बाती गुर्बत एक बार फिर सब कुछ भुला चुकी थी। कमरे की फसूखेज़ खामोशी बढ़ती गई और बालाज के जज्बात भी। वो उसकी कुछ ही देर में हवास ख़राब कर चुका था। अपनी थकावट वो उस पर अच्छे से अंढेल रहा था और लाशौरी तौर पर इस अजियत से छुटकारा पा रहा था जो उसके लिए सुहाने रू थी। बड़ी हवेली पर यह सुबह खासी अफसरदा थी। बालाज के लिए सब भी परेशान थे। बारी सारी रात उसे कॉल्स करता रहा, जबकि अब उसका नंबर बन जा रहा था। जहाँ हर कोई परेशान था, वहीं दुरेद ने खुद को स्टडी में बंद कर लिया था, जबकि आबिश उससे खुद नजरें मिलाने काबिल नहीं थी। तभी वो भी अपने कमरे में थी। बारी रूम से निकला तो 10 बजने के बावजूद बड़ी हवेली के हॉल रूम में कोई चहल पहल महसूस नहीं हुई। सिर्फ माँ सामने सोफे पर बैठी तस्बीह कर रही थी। बारी ने उनको सलाम किया तो उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। बालाज कहाँ है, कुछ पता चला? माँ ने बेताबी से पूछा तो बारी ने गहरा सांस लिया। आप फिक्र ना करें, वो ठीक होंगे। उसने माँ का हाथ थाम कर तसल्ली दी तो उनका चेहरा मुरझाया। बारी को अफसोस सा हुआ और एक बार फिर बालाज के नंबर पर कॉल करते हुए वो किचन में आ गया, जहाँ इलीश कॉफ़ी बना रही थी। उसने ग्रे कलर के कुर्ते पैजामे में उसको देखा, जिसके बाल हमेशा पोनी टेल में जकड़े होते थे, मगर आज उन पर लापरवाही से छोटा सा क्लिप लगा था जो वह मुश्किल उन्हें बांधे रखने में कामयाब हो रहा था। बारी का दिल किया इस लड़की को खुद में समोले, मगर अचानक एक ख्याल कूदा जो उसके लिए जानलेवा था। कैसे उसने उसके नाम की अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर फेंकी थी? बारी के चेहरे के तासुरात अचानक सख्त हुए और दूसरी तरफ अब उसे बालाज पर भी गुस्सा आया। वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो अंदर की तरफ बढ़ा और केटल में कॉफ़ी बनाने लगा। वो और आर्यान अक्सर अपने लिए कॉफ़ी बना लेते थे, जबकि बालाज का हर काम मम को करना पड़ता था। अलीश ने उसकी जानब देखा जो केटल में कॉफ़ी का पानी बॉयल कर रहा था और साथ साथ मोबाइल की जानब सारा ध्यान था। उसकी बेपरवाही तो अलीश की जान पर बन रही थी। उसे महसूस हुआ कुछ भी था, कम अज़ कम वो इस रिश्ते को तो ना ख़त्म करती जो इन दोनों की ही ख्वाहिश पर बना था। उसने कुछ सोचते हुए बारी की जानब अपना मग बढ़ाया। आप ये ले लें, मैं अपने लिए बना लेती हूँ, उसने कहा तो बारी ने एक नज़र कप की जानब जबकि दूसरी नज़र इस लड़की की जानब उठाई, जिसकी आंखें झुकी थी और फिर ना जाने उसे क्या सूझी। उसने वो कप अपने हाथ में थामा। अलीश ने तशक्कुर भरी नज़र उसकी तरफ उठाई। आंखों में जज्बात थे और उसके इस इक़दाम से उसकी आंखें भी भीगी थीं और अपनी गलती का एहसास ऊद कराया। बारी भी उसके चेहरे के तार चढ़ाव को गौर से देख रहा था और फिर उसने उस पर से नज़र हटाकर कॉफ़ी का मग देखा और कॉफ़ी का मग मुस्कुराते हुए ज़मीन पर उलट दिया। अलीश अचानक 2 कदम दूर हुई थी। बारी, उसने कहा, जबकि बारी की मुस्कुराहट गहरी हो गई और फिर उसने वो कप जो वो जानता था इस लड़की का फेवरेट था वो भी अपने हाथ से छोड़ा और वो ज़मीन पर गिरकर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। अलीश ने फटी फटी आंखों से उसकी जानब देखा। कैसा लग रहा है बेबी? बारी उस पर चाय पर से उतर कर उसकी जानब बढ़ा। बाहर मुलाजिम मौजूद ये कप टूटने की आवाज़ सुन चुके थे, मगर किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो अंदर आते, जबकि माँ भी बारी के उठते ही लॉन में चली गई थी। बारी, अलीश के लब फड़फड़ाए। ये कप उसे बहुत अजीज़ था क्योंकि सितमगर ने ही उसे ये कप दिया था। क्या बारी? बारी ने कंधे उचकाए और उसका हाथ थामा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां अड़ाकर गुस्से से मोड़ दी। जी तो चाहता है तुम्हें जान से मार दूं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नाम की अंगूठी अपनी उंगली से जुदा करो। बारी ने उसे घूरा। अलीश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका बारी ऐसा नहीं था, वो तो उसे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता था। आप गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे थे और गलत कर रहे हैं, उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा तो बारी जो उसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेट रहा था खींची तो अलीश ने आंखें बंद कर ली थी। वो अंगूठी मेरे रूम में मेरे कबर्ड के लॉकअप में है और वो अंगूठी मेरी नज़र में बहुत कीमती है। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो आज रात तुम मेरे रूम में आओगी खुद, और उस अंगूठी तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। वह सरसराती लहजे में बोला तो अलीश ने नम नज़रों से उसकी तरफ देखा था। आप बहुत चीप हो चुके हैं, अलीश ने गुस्से से कहा और उसके पास से हटना चाहा, जबकि बारी ने उसके दोनों बाजू सख्ती से थामे थे। निगाह उसके थरथराते कांपते होठों पर थी। अलीश को उससे खौफ ही आया था। या तो तुम खुद शराफत से आ जाओ और अपनी सज़ा कबूल करो मेरी ख्वाहिशों की सूरत
वरना अगली रात मेरी तुम्हारे रूम में होगी, फिर तुम्हारी इज्जत, यू नो व्हाट आई मीन। उसने मायने खेजी से कहते अपनी बात अधूरी छोड़ी और दर हकीकत उसे डरा रहा था और दिल ही दिल में सुकून हासिल कर रहा था कि उसने किस जुर्रत से उसके मुंह पर अंगूठी फेंकी थी। आप, मैं कभी नहीं आऊँगी। अलीश उसकी गिरफ्त ढीली महसूस करके एकदम उससे दूर हुई। ओके, फिर कल मेरा इंतज़ार करना, वो आँख मार कर भरपूर जलाने वाले अंदाज में बोला तो अलीश जल्दी से बाहर भाग गई, जबकि बारी के लब आप ही आप मुस्कुरा उठे थे। कोई नहीं कह सकता था रात जो सलूक इस शख्स ने उसके साथ किया, क्या वो उसका शौहर था? नहीं, उसको लूटने वाला वो उसका शौहर नहीं हो सकता। कोई शौहर अपनी बीवी को लूटता नहीं है। वो सारी रात से सकती तड़पती रह गई, मगर फाइक को उस पर ज़रा रहम नहीं आया। इस वक्त भी वो बेहाल सी बेड पर बैठी थी और वो उसके वजूद को बेचैनियों पर घसीट कर खुद पुरसुकून सो रहा था। शहरी की सिसकियाँ बंद गई थी और फाइक इन्हीं सिसकियों से ज़रा डिस्टर्ब सा होता आंखें खोलकर शहरी को देखने लगा। क्या तुम ये तमाशा वहाँ सोफे पर जाकर लगा सकती हो? वो गुस्से से बोला, जबकि शहरी का बस नहीं चला वो उसका मुंह ही नोच डाले, जिस तरह उसने उसे नोच खसोट दिया था। शहरी ने सुर्ख आंखों से उसकी जानब देखा, जबकि अब फाइक के लबों पर मुस्कुराहट थी। वैसे किस बात का गम है? इट्स कॉमन स्वीट हार्ट फॉर यू। हाल बता, मेरा फर्स्ट टाइम था और पर्सनली उसने हाथ बढ़ाकर उसको अपनी जानब खींचा था। छोड़े मुझे, वो मत करें ऐसा प्लीज़। वो तिलमिलाने लगी, मगर जल्दी फाइक उस पर काबू पा गया था, जबकि वो एक बार फिर बेदम सी हो गई थी। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की और शहरी के चेहरे पर से उसके बाल हटाए थे। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, फिर किस तरह आप अपने दिलो दिमाग को सुकून देंगे? एक पल में उसने ये फैसला किया था। फाइक ने चौंक कर उसकी जानब देखा। जब वो इतनी ही बेगैरत थी तो बेगैरतों को मर जाना चाहिए, उसने सोच लिया था। उसके चेहरे की संगीनी फाइक ने पहली बार कुछ परेशान होकर उसकी जानब देखा था। तुम ऐसा कदम उठाओ तो सही, मरने तो तुम्हें नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं न चाहूँ। तुम्हें इस हैसियत से कोई नहीं निकाल सकता। और क्या करोगी मरकर? इतने गुनाह पहले तुम्हारे सर हैं और ख़ुदकुशी करके मज़ीद गुनहगार। वो हल्का सा हंसा और जो उस पर छाया हुआ था आराम से उसके वजूद से दूर हुआ और सीधा लेट गया, जबकि अगला लम्हा उसके लिए हैरान कुन ही था। उसे शहरी से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। शहरी एकदम उठी और उस पर झपटी और अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोच डाला। बहुत सवाब कमाते हैं आप क्या? कितनी नमाज़ें पढ़ी आपने? कभी मस्जिद की शक्ल भी देखी है जो मुझे गुनहगार कह रहे हैं? समझते क्या हैं खुद को? वो भूखी शेरनी की तरह उस पर वार करती अब उसे घूर रही थी, जबकि फाइक जिसके चेहरे और गर्दन पर ज़्यादा नाखूनों के निशान थे और अब उनमें से हल्की हल्की बूंदें फूट पर जबकि फाइक जिसके चेहरे पर कम और गर्दन पर ज़्यादा नाखूनों के निशान थे और अब उनमें से हल्की हल्की बूंदें फूट रही थी, अब भी बरताए हैरत से उसे देख रहा था। मुझे गुनहगार कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। बहुत हो गया, बहुत सह लिया। अगर ये पूरे अज़ियत रात में मुझे लूटने के बावजूद मेरी पारसाई का यकीन नहीं तो अब कुछ भी करें, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बहुत सुकून मुयस्सर आता है ना मुझे अज़ियत देकर, दूसरों के अब भी अज़ियत में देख कर अब आपका ये सुकून मैं पूरा नहीं होने दूँगी। जहर लगता है मुझे आप। वो जैसे कई दिन की भड़ास निकाल रही थी। फाइक ने गुस्से से उसकी जानब देखा। हाँ, हमाद ही तुम्हें हसीन व जमील लगता होगा, शौहर ही जहर लगा तुम्हें। वो चीखा, जबकि शहरी उसकी कमज़ोरी पकड़ती अब सुकून से उसकी जानब मुस्कुरा कर देख रही थी। शहरी, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो धाड़ा, जबकि शहरी का सुकून काबिल दीद था। वो उसे अंगारों पर घसीट रही थी। यूँ इससे पहले वो एक बार फिर उस पर छटपता जाए, शहरी जल्दी से वॉशरूम में भागी। दरवाज़ा खोलो, फाइक चीखा, जबकि अंदर से जवाब नादिर था। वो गुस्से से खौलता रहा, मगर शहरी बाहर नहीं निकली। अब जबकि उसकी टांगें शिल हो गई तो वो रूम में सोफे पर बैठ गया था, जबकि शहरी सुकून से निखरी निखरी सी बाहर निकली। फाइक उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया। ये तो शहरी ही जानती थी कि उसका दिल एक बार फिर लर्जा, मगर चेहरे का इत्मीनान ज़बरदस्त था, जो फाइक का सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। क्या बकवास करके गई हो तुम? उसने गुस्से से उसका चेहरा पकड़ा। शहरी को बिल्कुल तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। जितनी तकलीफ़ की शिद्दत उसने रात बर्दाश्त कर ली थी, अब बिल्कुल उसे तकलीफ़ नहीं हुई। फाइक उसका मुंह झटक कर उसकी जानब देखा। बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें, वो तिलमिलाकर बोला। वो वॉशरूम में चला गया था। 10 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो शहरी नहीं थी। ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर वो नीचे आया तो शॉक्ड रह गया था। शहरी मुस्कुराकर सबसे बातें कर रही थी। नाश्ता दो मुझे। वो बाप को देखने के लिए सख्ती से उसका हाथ झपट कर बोला। उल्टा शहरी के तेवर भी जहर लग रहे थे। फाइक, शाह ने गुस्से से उसकी जानब देखा। अंकल नो प्रॉब्लम, ये तो इनकी आदत है, शायद अपनी तौलीम बढ़ा चुके हैं। शहरी ने ज़बरदस्त मुस्कुराहट उसकी जानब उछाली। फाइक तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारी जैसी तालीम मुझे याद भी नहीं रखनी जो मुझे बदकिरदार कर दे, वो सरासर उसे जिलाने के लिए बोला। विश ने फाइक का हाथ थामा, जबकि वहाँ सब शहरी के मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने पर हैरान रह गई। शहरी दिल की तकलीफ़ अब लबों पर लाकर बिल्कुल इस मर्द को सुकून नहीं देना चाहती थी। वो किचन की जानब चली गई। जी तो किया चाय में जहर डालकर उसका खात्मा ही कर दे। पिछली बार की बनिस्बत आज की सुबह खासी सुहानी थी, क्योंकि उसने आंख खोलकर उसकी जानब देखा तो वो मुस्कुराती हुई भीगे भीगे वजूद में उसे बहुत प्यारी लगी थी। दिल तो किया एक बार फिर उसे खींचकर खुद में समो ले और बहुत प्यार करे। बलाज ने उसको प्यार से देखा तो उसका डिम्पल चमक उठा, नैना भी मुस्कुरा दी।
और वो भी कुछ कहता कि उसका सेल बजने लगा। वो तो रात को साइलेंट पर कर चुका था। नैना ने उसकी आंखों की हैरत देखी तो उसकी जानब देखकर मुस्कुराती। हकीकत तो ये थी कि उसने बालाज का सारा सेल चेक किया था और साइलेंट भी खोल दिया था। वो बालाज के नज़दीक हुई। सेल बज रहा था तो मैंने देख लिया। सॉरी। उसका लहजा उसके अमल के बिल्कुल बरअक्स था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो शर्मिंदा है। इट्स ओके। बालाज ने उसके गाल को लबों से छुआ तो नैना सुर्ख सी पड़ गई। जबकि बालाज ने सेल देखा जहाँ बारीकी लातादाद कॉल्स थी, मगर उसने पिक नहीं की थी। इन कॉल्स के बीच में हारून की भी कॉल्स थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। बालाज हारून का नंबर डायल करता कि डैड कॉलिंग जगमगाने लगा था। बालाज का हाथ जो हारून का नंबर मिला रहा था वहीं रुक गया था। नैना को पूरी उम्मीद थी कि वो एक कॉल पिक नहीं करेगा और इस वक्त उसे शदीद झटका लगा जब कुछ तौक़ुफ़ के बाद बालाज ने कॉल पिक कर ली। वो जो उससे चिपकी बैठी थी नागवारी से उससे दूर हुई और आंखों में इश्तियार लिए वो उसको घूर रही थी जो कॉल पिक करने के बाद खामोश बैठा था। आंखों का तासुर ऐसा था जैसा कभी नैना से मुलाकात में भी नहीं हुआ। उसे अपनी सारी काविशें रायगा होती दिखी और दुरेद वक्त समेत आज उसे बालाज भी बहुत बुरा लग रहा था। घर नहीं आना क्या? दुरेद का संजीदगी भरा सवाल उभरा। उस घर में मेरा कौन है? बालाज की आवाज़ सुन दी। वो इतना मजबूत मर्द इस बात के बाद पल पल रोने के लिए तैयार था। नैना बेड से उठी और सामने सोफे पर सर थाम कर बैठ गई। इस वक्त उसके अंदर इस कदर जलजले थे कि वो सामने बैठा शख्स महसूस ही नहीं कर सका। क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ? दुरेद ने भरपूर मोहब्बत से कहा तो बालाज ने गहरी सांस ली। मगर मैं तो आपका बेटा नहीं, फिर क्यों इंतज़ार कर रहे हैं मेरा? नैना की बेबसी बदगुमानी कुछ कुछ सर उठाने लगी थी। आप मज़ीद एहसान मत करें मुझ पर, बालाज ने झंझलाकर कहा तो दुरेद के माथे पर बल पड़े थे। यार कौन कमबख्त ये कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं, मेरे जिगर के टुकड़े, और तेरे होने से तो बख्त है क्योंकि बख्त पर तुम्हारा इख्तियार है। जानते हो बालाज, तुम्हारे नाम के आगे बुख्तियार क्यों नहीं लगाया मैंने? तुम बख्त क्यों मेरी जान? ये बदगुमानी जिसने भी तुम्हारे वजूद में बसी है सरासर गलत है कि मैंने कभी तुम पर एहसान किया। जानते हो बालाज, तुम्हारे नाम के आगे बुख्तियार क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बख्त पर तुम्हारा इख्तियार है। तुम बख्त क्यों मेरी जान? ये बदगुमानी जिसने भी तुम्हारे वजूद में डाली है सरासर गलत है कि मैंने कभी तुम पर एहसान किया। तो तुम मेरा शेर है और शेर मुँह नहीं छुपाते, समझा? तो मेरा फ़ख्र, मेरा बख्त का फ़ख्र बालाज है, मेरा बेटा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि किसके वजूद ने जन्म दिया तुम्हें। तुम्हें ये पता होना चाहिए बख्त बेलौस चाहा है तुम्हें और साले अपनी माँ से ज़्यादा जगह घेरे बैठा है मेरे दिल में। चल जल्दी से आ, बड़ी हवेली समेत मेरी आंखें भी मुंतज़िर हैं तुम्हारी। बख्त की आवाज़ से बालाज के जिस्म जान में जैसे नई जिंदगी भर दी थी। गालों का डिम्पल जगमगाया। आई एम कमिंग। बालाज की पुरजोश आवाज़ उभरी। वहीं नैना के कदमों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। बख्त का कहका उभरा। बट ये जंग यूँ ख़त्म नहीं होगी। कम एंड फाइट विद मी, देखते हैं इस बार कौन जीतेगा, दुरेद ने कहा तो बालाज ने इस बात में गर्दन हिलाई। देखते हैं, उसने कहा और कॉल बंद की। वजूद का वजन जैसे अब हल्का लग रहा था। बख्त से बालाज और बालाज से बख्त था, ये बात तो रहती दुनिया तक जिंदा मिसाल थी। वो जंप करके बेड से उठा। अंदाज़ो अतवार बिल्कुल भी रात वाले नहीं थे। नैना ने मुट्ठियाँ पींची और उसकी जानब देखा। चलो, बालाज ने उससे कहा। कहाँ? नैना के तेवर निहायत बुरे थे मगर वो खुशी में महसूस नहीं कर सका। अरे यार हवेली चलते हैं ना, बस बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। अब शादी करके बाकायदा इस रिश्ते के हुस्न को निखारते हैं। डैड हमारा वेट करें। बालाज ने नैना का हाथ थाम कर उसको उठाया तो वो मुश्किल उसको हजम करती उठी। बालाज, मगर वो घर आपका नहीं। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती बालाज ने उसके लबों पर अपना अंगूठा रखा। हे जी एफ माई लाइफ, अब मज़ीद नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता। नहीं यार, छोड़ दो सब। अच्छी बात यह है कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। चलो चलते हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल की और नैना को खींचता हुआ बाहर की जानब चल दिया। नैना के गुस्से और इंतकाम से आंखों से आंसू निकल आए थे। हाँ हकीकत थी, बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल। अब सामने आना था और बड़ी हवेली समेत दुरेद बख्त को तो वो कत्ल कर देने का इरादा रखती थी। उसके कदम बड़ी हवेली की जानब उठे थे। बड़ी हवेली में दाखिल होकर वो रूम में आया तो सब एक करके हॉल में जमा होने लगे थे। दुरेद के लबों की ताहट सबको बेतकून कर गई, जबकि नैना यूं ही सर झुकाए अपने अंदर के इश्तियाल को रोक रही थी। माँ ने बालाज को देखा और अपनी बाहें बांधी। मेरा बच्चा, मेरी जान, हमसे नाराज़ होकर क्यों चले गए थे? पता भी है कितना परेशान थे आपके लिए। माँ उसको सीने से लगाए बुरी तरह रो रही थी, जबकि बालाज को शर्मिंदगी सी हो गई। सॉरी माँ। उसने माँ के आगे सर झुकाया तो उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। कभी छोड़कर नहीं जाना हम लोगों को। माँ तो उस पर वारी सदके थी, जबकि नैना कोफत से सबको उससे मिलते हुए देख रही थी। ये ड्रामा और ये खुशी ज़्यादा देर वो उनके लबों पर नहीं रहने देगी। वो सोच रही थी कि आबिश की जानब बढ़कर बालाज ने उसे अपने सीने से लगाया जो हिचकियों से रो रही थी। हमें माफ़ कर दे बालाज, आबिश बोली तो बालाज ने नफ़ी में सिर हिलाया। बस करे मम, डैड मेरी जान को आ जाएंगे। वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराया।
बलाज, आबिश फिर से बोली। मम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उसने आबिश का चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया और उनको प्यार करके उसने बाप के रूम की तरफ देखा और मुस्कुराता हुआ उस तरफ बढ़ा। अभी वो दरवाज़ा बजाता कि अचानक दरवाज़ा खुला और ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर लगा था। पूरे 12 घंटे बाद अपनी शक्ल दिखाई है तुमने, बख्त बोला और खींच खींच कर 2 और पंच मारे, जबकि बलाज पूरी कोशिश करते हुए इसके पंच से खुद को बचा रहा था। किसके बेटे हो तुम? दुरेद ने उसके पेट पर वार करते हुए कहा, जबकि बलाज कराहा। यार आपका, दर्द भरी आवाज़ उभरी। ऊंची आवाज़ से बोलो, बख्त चीखा तो बलाज की अब बस हो गई थी। लिहाज मुरब्बत एक तरफ रखकर उसने बाप की गर्दन में लॉक लगाया था। सैयद दुरेद बख्त की जान, बलाज पुख्तियार, अब खुश? वो चीखा। सब ये अनोखी सी मोहब्बत मुलाहिजा कर रहे थे, जबकि एक शख्स की इंतकामी नज़रों से दुरेद को देख रहा था, जब उससे बच नहीं सकता था। शहरी लॉन में बैठी बलाज और डैड के बारे में सोच रही थी। शिद्दत से याद आ रही थी अपने घर वालों की, मगर जब अपनी हरकत याद आती तो बिल्कुल बजा लगते। वो अफसुर्दा सी थी। फाइक तो चल बुनकर ऑफिस चले गए थे, जबकि विश अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और अरमिश उसके और अपने लिए कॉफ़ी बनाने गई थी। वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती थी, तभी आज शहरी के खुशगवार रवैये को देखकर उसने खुद कॉफ़ी बनाने का सोचा। न जाने और कितनी देर वो उन लोगों को सोचकर गमगीन होती कि अचानक गेट पर महसूस 2 गाड़ियों का हॉर्न सुनकर वो झटका खाकर उठी थी। अरमिश भी आ चुकी थी और खुशगवार हैरत से बड़ी हवेली के बड़े बड़े लोगों को अपने घर में देख रही थी। वो दोनों गाड़ियां आगे पीछे पोर्च में आकर रुकी और सबसे पहले आबिश बाहर आई और उसके साथ अलीश, जबकि उसके बाद डैड, ब्यू और बारी भाई के साथ उतरती परी और मास को देखकर वो चकरा गई थी। समझ नहीं आया क्या करे, कहाँ जाए। आबिश चलती हुई उनके नज़दीक आई तो जैसे शहरी सोचने समझने काबिल हुई। वो आबिश से पहले उन तक पहुंची और बेताबी बेचैनी से उनके गले से लगकर बेअसान रो दी थी। वो नहीं जानती थी अल्लाह इस तरह उस पर मेहरबान होगा कि सब रिश्तों से बेवक्त मिलवा देगा। उसने तो सोचा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सबको मनाने के लिए। आबिश खुद भी रो रही थी, जबकि विश भी शोरगुल सुनकर लॉन में आ गई और उससे भी खुशी हुई कि बिलाखिर एक गलती इस छोटी सी लड़की के लिए गुनाह नहीं बनी। और दुरेद बख्त पर भी खुशी हुई कि वो अपने बच्चों को टूटने नहीं देता था। शायद वो खुद एक बार इतना टूटा था कि अब वो इस हैसियत से अपने बच्चों को गुजरता हुआ नहीं देख सकता था। आबिश के बाद वो दुरेद से मिली तो उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। डैड, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो सिसकती हुई उससे माफ़िया मांगने लगी। बख्त की आंखें भी सुर्ख हो गईं। उससे शहरी के माथे पर प्यार किया। बस अब मत रोना, ये गलती तुम्हारी मेरी रूह खींच कर ले गई थी, मगर मुझे खुशी है तुम्हें नदामत है। उसने उसके बालों पर प्यार किया। बस नहीं चल रहा था कि बेटी को दिल में ही छुपा ले। पीछे ही बलाज खड़ा देख रहा था। शहरी ने उससे नजरें चुराई। वो बिल्कुल भी खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं समझती थी। सॉरी ब्यू, वो अटकते लहजे में बोली तो बलाज उसके नज़दीक आ गया। बहनें भाइयों से माफ़ी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करूँगा आइंदा तुम मेरे या डैड के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाओगी। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो शहरी ने उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। बलाज ने उसके शाने पर हाथ फैलाया। मैं आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी, आप खफा मत हों, वो बोली और बलाज ने उसके आंसू साफ किए थे। इट्स माई मिस्टेक एक्चुअली, रिलैक्स प्रिंसेस, आई एम विद यू। उससे उसकी कमर सहलाकर रोने से रुकने का कहा तो बारी जो संजीदगी से शहरी को देख रहा था, अलीश ने उसकी जानब देखा। उसी की वजह से तो उसकी तरफ से इनसिक्योर हुआ था। बारी भाई, मैं, शहरी ने बोलना चाहा मगर बारी ने रोक दिया। नो मोर, बस काफ़ी है इतना, उसने प्यार से कहा जो बलाज से चिपकी खड़ी थी। बहन तो हर सूरत अजीज़ थी, बाकी सारे रिश्ते भले जाएं भाड़ में। अलीश को उस पर गुस्सा आया, मगर शहरी से खफा हुए बगैर वो मुस्कुराकर मिली थी। ये सब हंसी खुशी लाउंज में आ गए। विश ने शॉ को कॉल कर दी थी, जबकि अरमिश भी सब मेहमानों के आगे पीछे थी। खासकर बलाज के खुशगवार माहौल था। शाह भी कुछ ही देर में आ गया तो मजीद खुशगवारी फैल गई थी। फाइक में पोस्ट में इन सब की गाड़ियाँ देख ली और नागवारी, गुस्सा, माथे की रगें भुला गया। नैना जब से यहाँ आई थी उसे किसी कुल चैन नहीं था। वो सब घर वाले शहरी की तरफ गए थे, जबकि वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। दर हकीकत वो तो रेत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसका शौहर बस नहीं चलता था उसको सबसे अलग करके। नैना की वाइट ट्रैक इन सबको तोड़ नहीं पा रही थी। वो वक्ती तौर पर एक दूसरे से मुंह मोड़ते और फिर यकजान होकर खड़े हो जाते। उसका हर प्लान फ्लॉप जा रहा था और अब ज़रूरत एक ऐसे झटके की थी कि कम अज़ कम दुरेद बख्त का मनहूस चेहरा तो उसकी ज़िंदगी से दूर होता। वो मनहूस दूर होती तो शायद बलाज फिर यहाँ पलट कर ना आता। वो मनहूसत दूर होती तो शायद बलाज फिर यहाँ पलट कर ना आता। उसे ये सोचकर परेशानी थी कि सामने आए बगैर गुजारा नहीं। बलाज तो उसके जादू में इस तरह फंस चुका था कि उसे पता ना चले। अपना प्लान सोचकर वो मुतमिन हुई। वो जानती थी अब सब खुश खाली होने के बाद उसकी शादी होगी और इसी शादी में वो मेहमानों के बीच ऐसा काम करते कि शायद, बल्कि यकीनन उसकी तरफ तो शक जा ही नहीं सकता था और उसका काम भी हो जाता, मगर हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। फटते हुए दिमाग से उसने सोचा और कुछ तसल्ली हुई। इस टाइम वो बुढ़ी माँ ही है यहाँ, उससे कोफत से सोचा और बेड पर लेट गई। मगर बोरियत ख़त्म ना हुई तो साइड टेबल पर एटीएम कार्ड देखकर वो झटके से उठी।
ज़रा मियाँ साहिब की दौलत को आग लगाई जाए। वो बड़बड़ाई और अपना बैग लेकर बाहर आ गई। माँ ने कुछ उलझन भरी नज़रों से उसे जीन्स शर्ट में बाहर जाते देखा। अलीसे के बाद बड़ी हवेली में कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं करता था। फाइक दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो एक बार फिर इन सबको यूं चहकता देखकर उसके सर पर लगी और तलवों में जा बुझी। वो अंदर आया तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। शहरी ने पहलू बदला, अब वो लास्ट में कोई बकवास करेगा। और हुआ भी यही। वो किसी को भी सलाम किए बगैर शहरी की जानब मुतवज्जो हुआ और वही तहकीर भरा लहजा, मुझे खाना दो। वो माथे पर बल लाई बोला। सबको उसका लहजा बहुत बुरा लगा। फ़ाइक तमीज़ से बात करो। और सदा का जज्बाती बालाज सबसे पहले बोला तो फ़ाइक ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। किसी और को जाकर ये तमीज़ तहजीब का लेक्चर दीजिएगा आप। जो जैसा होता है मैं वैसे ही बात करता हूँ। उसकी जितनी औकात है उसी पर रखा हुआ है मैंने। वो बोला तो सबने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जबकि शहरी की आंखें भीग गईं। क्यों वो इतना जलील कर रहा था उसे? वो माफ़ भी तो कर सकता था, मगर नहीं। हर मुमकिन तकलीफ़ देने के बाद भी उसके दिल पर ठंडक नहीं पड़ी थी। फ़ाइक! बलाज समेत बारी भी चीखा और दोनों उसकी तरफ बढ़े, जबकि विश और शाह का रंग फक को उगा था। क्या बकवास कर रहा है? जानता है ये किसकी बहन है? बलाज ने मुक्का तान कर कहा तो जुरेद ने उसके कंधे पर हाथ रख कर रोका। अबे हटो यार, जानता हूँ कि कितने परवाह करने वाले हो सब। गद्द की पोटली मुझे थमाकर अब खुशी खुशी मिलने आ गए हो। वो बदतमीजी से अपने गिरेबान से उसका हाथ झटकते बोला। उसका हाथ? फ़ाइक! शाह ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ की सख्ती बता रही थी कि उसे हटाना चाहता है, मगर शायद वो तो होश में ही नहीं था और जल्द ही सबको अंदाज़ा हो गया कि वो ड्रिंक था। सब ख़वातीन खौफ से उसकी जानब देख रही थी, खासकर शहरी खुद को मज़ीद शर्म से ज़मीन में गिरता महसूस कर रही थी। उठो, बहुत हो गया तमाशा, चल कमरे में। तेरी असलियत सिर्फ वही है जिस पर मैंने तुझे रखा हुआ है। फ़ाइक पर मुश्किल कदमों पर टिकते हुए शहरी की जानब देख कर बोला। शहरी अपनी जगह जैसे जम में गई थी। डैड, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। किस तरह बात कर रहा है ये? बालाज दाड़ा, जबकि जुरेद फ़ाइक की हालत समझते हुए सबको जाने का बोला था। चलो तुम गाड़ी में, उसने बालाज से कहा। विश समेत शाह अरमिश भी अपनी जगह शर्मिंदा सी थी। चलो शहरी, यह आदमी काबिल ही नहीं है तुम्हारे। बालाज ने शहरी का हाथ थामा तो फ़ाइक हंसा। हाँ, तेरी बहन के काबिल सिर्फ हमाद था, साला गाली। उसने तमीज़ तहजीब वाले फ़ाइक से किसी को ऐसी तवक्को नहीं थी, मगर वो नशे में था। बलाज ने खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ ही दिया। सब हक तक रह गए थे। इससे पहले वो उसको पंच मारता या फ़ाइक मुकाबला करता, शहरी दौड़कर उनके दरमियान आई थी। नहीं भाई, प्लीज़ आप लोग जाएं, इन्हें कुछ मत कहें। वो बोली तो नशे में होने के बावजूद फ़ाइक जैसे शौक रह गया था। इतनी ज़्यादतियों के बावजूद वो उसकी हमायत कर रही थी। वो वहीं स्टिल रह गया। शुक्र कर लाख बार कि तेरे नसीब में मेरी बहन है, बलाज जताने वाले अंदाज में बोला और बाहर निकल गया। बारी माज भी जबकि दुरेद ने शहरी की जानब देखा। बेटा चलो तुम हमारे साथ। आ जाऊंगी डैड, मैं खुद। शहरी इत्मीनान से आंसू भरी आंखों से बोली तो उसके सर पर प्यार करके निकल गया और फिर रफ्ता रफ्ता सब चले गए, जबकि शाह ने फ़ाइक को मुंह लगाए बगैर अपने कमरे की राह ली। अब उसका फैसला वो सुबह करता जब वो होश में होता। क्रेडिट कार्ड ख़त्म करके वो घर पहुंची तो सब आ चुके थे। बलाज, जिसने माँ की कुछ वक्त गुजरने के बाद मुनासिब लफ्ज़ों में तनबीह की थी कि वो नैना का हुलिया बदलवाए, नैना को आते देख अपने रूम में चला गया था। नैना वहाँ किसी से भी बात किए बगैर रूम में आ गई। नैना, क्या जरूरत थी बाहर जाने की, वो भी इस हुलिये में? बलाज ने उसकी जानिब देखा जिसका शॉपिंग सामान सर्वेंट्स अंदर ला रहे थे। क्यों, क्या मसला है? हम तो पहले भी ऐसे थे। नैना असर लिए बगैर बोली थी। मगर यार, अच्छा ठीक है, बट अब शादी तक बाजार नहीं जाना। और डार्लिंग, हम तो यह डैड का ऑर्डर है रूम अलग अलग करने का। बालाज उसको बाहों के घेरे में लेते बोला था। डैड डैड डैड, अब तो बच्चे हैं ना, खुद कुछ नहीं कर सकते। उसे नागवारी से चेहरा मोड़ा तो बालाज ने उसकी नागवारी को लबों से चुन लिया। नैना ने बमुश्किल खुद को उससे छुड़वाया। कर सकता हूँ, 2 बार किया तो है। वो मायने खेजी से हंसा तो नैना का चेहरा सुर्ख हो गया। कल से तैयारियां स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन पूरा पार्टिसिपेट करे। ये सब अपने हैं, खासकर मैं तो तुम्हारा ही हूँ, बल्कि मैं अलग, बिल्कुल भी अलग महसूस मत करना खुद को, उसने प्यार से कहा था। और ड्रेसिंग अब बाहर ऐसी मत करना, रूम में भले से। वो आँख दबाकर मुस्कुराया तो नैना उससे अलग हुई। उसे बिल्कुल ऐसे सपने नहीं थे जैसे बलाज सोच रहा था। एक बात पूछूं? नैना सोफे पर जबकि बलाज बेड पर गिरा। हाँ मेरी जान, वो मसरूर सा बोला। आपकी बड़ी हवेली में बस इतने ही लोग हैं? नैना ने उसकी तरफ देखा जिसकी नज़रें पर सोच थीं। हाँ, फवाद दादू बाहर शिफ्ट हैं अपने छोटे बेटे और बीवी के साथ। और हाँ, उनकी एक बेटी भी है, हैदर बाबा और हाशिर बाबा की बहन, बट उनका जिक्र बड़ी हवेली में नहीं होता। उसे लापरवाही से कहा जबकि नैना की आंखें भीग गई थी। क्यों? उसने ज़मीन की तरफ देखते पूछा। पता नहीं, वैसे मज़े की बात बताऊँ, एक बार हंसी मजाक में मम ने बताया था वो मेरे डैड पर फिदा थी, बट डैड मम पर। उनका कपल तो अमेजिंग है। वह हंसा। उसकी हंसी नैना के दिल पर पड़ी थी, मगर हमारे से कम। वो उठकर उसके नज़दीक आया। अभी वो बैठता कि परी की आवाज़ आई। भाई, दुरेद बाबा बुला रहे हैं, उससे कहा तो बलाज ने मुंह बनाया।
मेरा बाप मेरे रोमांस का दुश्मन है, वो झंझलाया और बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो सर थाम कर रो दी थी बुरी तरह। इंतकाम को जैसे हवा मिली थी। बड़ी हवेली का कोना कोना सजाया जा रहा था। हैदर माँ हमसे बात करने के बाद बारी अलीश की भी शादी बलाज के साथ होना करार पाई थी, जबकि माज अभी खुद से इनकार कर चुका था। परी को भी यही मुनासिब लगा। आर्यान को भी फ़ोन करके बलाज आने का ऑर्डर दे चुका था, जबकि वो खुद जैसे हवाओं में उड़ रहा था। हाँ, वो खुशनसीब था, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ। इसी दौरान उसकी अपने काम पर भी तवज्जो थी, जबकि नैना क्या कर रही थी ये कोई नहीं जानता था। दुरेद बलाज से बात करने उसके रूम में आया तो वहाँ नैना को उसकी गंज से खेलता देखकर ठठक गया था। अजीब बात थी, इस लड़की के चेहरे पर शादी की कोई खुशी नहीं थी, जबकि उसके अपने बेटे के कदम ही नहीं टिक रहे थे। उसे देखकर भी नैना ने गन नहीं छोड़ी। बेटा ये खेल ठीक नहीं, खतरा इसमें, छोड़ दो इसको, बख्त ने कहा और बाहर निकल गया, जबकि नैना ने बंदूक उसकी तरफ की जहाँ से भी बख्त गुजरा था और मुस्कुरा दी। फाइक की आंख खुली तो खुद को सोफे पर पाया। सर बुरी तरह भारी हो रहा था। वो उठा और अपना सर थाम कर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा और फिर एक ज़बरदस्त झटका लगा। उसने पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी, थोड़ी सी पीकर ही वो बहुत असर ले चुका था। वो तो बस दोस्त के साथ, ऊपर से शायरी की बकवास से भी खूब जला रखा था, तभी वो शराब पी गया। मगर उसे इस वक्त शदीद अफसोस हुआ। ना ही उसकी आदत थी और पीने के बाद उसे खुद पर दुख ही हो रहा था। और फिर रात जो सब ड्रिंक होने के बायस उसने किया, ओह गॉड। उसने झंझलाकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर शायरी की हमायत याद आई तो वो जो ड्रिंक होने के बावजूद रात भी शॉक रह गया था, अब नए सिरे से इस बारे में सोचने लगा। उसने ऐसा क्यों किया था भला? उसे तो मौका मिला था जाने का और वो जा भी सकती थी, मगर उसने फाइक को बचाया। फाइक को यही बात समझ नहीं आ रही थी और फिर पॉजिटिव सोचने की बजाय वो तंसिया मुस्कुराया। अपना ऐप छुपाने के लिए ही किया होगा। अब भला मेरे अलावा उसे कौन बसाएगा? उसकी सोच अब भी नहीं बदली थी। नखुवत से सोचकर वो उठा तो एक चक्कर सा आया और दोबारा बैठ गया। इससे पहले वो फिर से उठने की कोशिश करता शाह को अपने रूम से निकलते देखा। उसे शर्मिंदगी हुई, मगर जल्द ही अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाकर उसने फिर उठना चाहा कि शाह ने उसका गिरेबान पकड़ा और खींच कर खड़ा किया था। शराब, नशा, जुआ, क्या क्या करते रहे हो मेरे पीछे? वो संजीदगी और सख्ती से बोला। विश भी पीछे ही निकल कर आई थी। खौफ से उसका चेहरा जर्द हो रहा था, क्योंकि शाह जो फैसला ले चुका था, सारी रात रोने धोने के बावजूद भी शाह को इस फैसले से नहीं हटा सकी। डैड, मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी। है तो बस दोस्त के कहने पर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी, मगर शाह ने उसे एक लम्हे की फुर्सत नहीं दी और खींच खींच कर तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए थे। अपने ऐप देखे जो दूसरों को ऐप भी कहते फिरते हो? झांका तुमने कभी अपने गिरेबान में? शाह ने उसे बुरी तरह झंझोड़ा, जबकि फाइल तिल मिलाकर उसकी गिरफ्त से निकला था। एक मिनट डैड, ये मेरा ऐप नहीं है, ये मुझसे बाई मिस्टेक हुआ है एंड मैं जानता हूँ मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। वो बोला तो शाह के लब तंजिया मुस्कुराए थे। वाह बेटे, अपनी तो तुम्हें बड़ी फिक्र है। और शरी, उसकी गलती नहीं, गुनाह बना रखा है तुमने। और क्या औकात है इसकी जिस पर तुमने रखा हुआ है? ज़रा मुझे बताना पसंद करोगे? मैं भी देखूं मेरे घर में तुमने किसको कितनी औकात पर रखा हुआ है। शाह ने गुस्से से चीखते हुए उसे लुटारा तो फाइक बाप की जानब देखने लगा, जिसके तेवर खासे बिगड़े हुए थे। बाबा, मैंने अपनी बीवी की बात किया और अब मैं मुकरूंगा भी नहीं। हाँ, जो उसकी औकात। इससे पहले वो और कुछ कहता, शाह का एक बार फिर हाथ उठा और फाइक के 14 तबक रोशन कर गया था। तुम्हें आज मैं तुम्हारी औकात बताता हूँ, समझे? ये घर, बिजनेस, ये सब मेरा है और मैं आज तुम्हें इस घर से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। अगली बार अपनी शक्ल तब दिखाना जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगे। उसने हाथ उठाकर उसे बाहर जाने का कहा तो फाइक भी यकीनी से देखने लगा। आप उस कल की आई लड़की के लिए अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं? वो वर्ता हैरत से बोला। हाँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम नहायत बदतमीज़, बदतहजीब और शराबी हो। मेरे घर में शराबियों की जगह नहीं। डैड, यू बेटर नो, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। फाइक को खुद के लिए खिताब नहायत बुरा लगा, तभी धाड़ा और ऊपर ग्रिल पर खड़ी शायरी पर नजर गई और उसने ऐसी नजरों से शायरी को देखा कि वो खड़ी खड़ी कांप गई थी। बेटा, यहाँ गलतियों की माफ़ी कब दी जाती है? मेरे घर में ये ट्रेंड तुम्हारा ही बनाया हुआ है कि गलती को गुनाह बना दो और सारी कश्तियाँ जला दो। कोई माफ़ी नहीं मिलती यहाँ। अब मज़ीद तुम जैसे कि मैं मुंह नहीं लगना चाहता, दफ़ा हो जाओ। शाह ने उसकी रग पर जैसे पाँव रख कर बेबस कर दिया था। मैं जानता हूँ आप ये क्यों कर रहे हैं, अच्छे से पता है मुझे। मैं उस बला को भी यहाँ टिकने नहीं दूंगा जिसकी वजह से आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। ये भी मेरे साथ निकलेगी। वो वहशी अंदाज में सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। भूल रहे हो शायद, इसको इस घर में मैं लाया हूँ और तुम मेरे फैसलों के आगे बढ़ो कि तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से, वरना गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा। शाह ने सुकून से कहा। दर हकीकत वो उसे यह एहसास दिलाना चाहता था गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं जिन्हें माफ़ भी किया जाता है। वो तो जैसे भूल कर खुद को पता नहीं क्या समझ बैठा था। वे शाह की सकद्दर संगदिली पर बुरी तरह रो दी तो शाह ने उसको घूरा। अरमेश समेत शायरी के भी आंसू टिप टिप गिर रहे थे। फाइक ने जख्मी नजरों से बाप को देखा और लंबे लंबे डगबरता बाहर निकल गया। निकलने से पहले उसकी समातों में शाह की आवाज़ पड़ी। मुझे वापसी मेरे बेटे की चाहिए जिसमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद हो। फाइक ने नखुवत से सर झटका। बड़ी हवेली को एक बार फिर सजाया जा रहा था। तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बलाज सारी समेत अरमश को भी ले आया था। वो काफ़ी दिनों से यहीं क़याम पजीर थे, जबकि मुआज़ से भी इधर ही डेरा डाल लिया था और औरतों की तरह बारी और माज ढोलक पीट रहे थे।
जब जब उन्हें मौका मिलता पहले पहल तो शहरी शर्मिंदा सी रही कि उसकी वजह से शाह ने फाइक को घर से निकाल दिया, मगर फिर शाह और विश के ही समझाने पर वो कुछ बहाल हुई थी। जबकि विश को शाह अपने तरीके से समझा चुका था और फाइक की हर हरकत पर नज़र भी रखे हुए था। विश भी चारों नाचार मान गई थी, जबकि दूसरी तरफ बलाज एकदम अपने केस में मसरूफ हो गया था। वो चाहकर भी बड़ी हवेली नहीं आ पा रहा था और बलाज के ना होने की बिना पर नैना बड़ी हवेली में किसी को भी मुंह नहीं लगाती। वो यहाँ घर बसाने नहीं आई थी, वो बार बार खुद को बावर करवा कर सबसे रूड रवैया रखे हुए थी। शहरी और नैना का आमना सामना नहीं हुआ था, जबकि अलीश बारी से अच्छी खासी खौफजदा हो गई थी, क्योंकि बारी उसे धमकी दे चुका था कि जिस तरह उसने उसकी इंसल्ट की थी, बारी भी अपनी निकाह से इनकार करके उसकी इंसल्ट करेगा। एंड टाइम पर उसे उसकी तकलीफ का अंदाज़ा होगा जो बारी ने महसूस की थी। अलीश बुरी तरह घबरा गई थी। उसने माहम से भी डिस्कस करना चाहा, मगर वो बहुत बिजी थी। शादी जहाँ बारी खूब इंजॉय कर रहा था, वही अलीश उससे माफ़ी मांगने के बहाने ढूंढ रही थी। आर्यान की रात की फ़्लाइट थी। बलाश ने बारी और मास को उसको पिक करने का ऑर्डर दे दिया था, जबकि वो दोनों जानबूझकर लेट जाने का इरादा बांध चुके थे। अगर बलाज मसरूफ़ ना होता तो शायद वो आर्यान के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा करता। बहरहाल एंड टाइम की किसको खबर क्या हो। पारी माज अपने ही शुगल में रोज़ की तरह जारी सारी थे। माँ इन दोनों की बेजार आवाज़ों से ता चुकी थी, जबकि शहरी और परी ने अपने कानों में उंगलियां ठोसी हुई थी। अरमिश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पहले पहल शहरी अच्छी खासी कन्फ्यूज रहती थी। सबसे नशे मिलाना अच्छा खासा मुश्किल था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा था। बस कर दे भारी भाई प्लीज़, शहरी ज़ोर से चीखी। अरसे बाद जैसे पहली वाली शहरी लौट आई थी। क्या प्रॉब्लम है? मैं खुश भी ना हूँ अपनी शादी पर, उसने सामने से आती अलीश को आंख दबाकर घूरते हुए शहरी को कहा। अलीश तो माँ के साथ टिक गई। उन्होंने उसे बाहर निकलने का कहा था। खुदा के लिए कहीं और जाकर ये खुशियाँ बनाई। कब से हम वेट कर रहे हैं और आप हैं कि ढोलक छोड़कर ही नहीं दे रहे। परी ने बुरा सा मुंह बनाया तो माँ ने उसको आंख विंक की, जिस पर वो गड़बड़ाई थी। तो शहरी ने बारी से ढोलक चपटी थी। जाएं बस, वरना ब्यू को शिकायत लगा दूंगी, उसने घूरा। और अभी शहरी और परी ने अपना गाना गुनगुनाया ही था कि वो दोनों भांड एक बार फिर शुरू हो गए, जबकि एक बार फिर से बड़ी हवेली में जंग शुरू हो गई थी। नैना गुस्से से चीखो पुकार सुन रही थी। वो सब तो बेहद खुश थे, लेकिन जल्द ही वो इन सब समेत अपने तड़पते भड़कते शौहर पर के अरमानों पर भी पानी फेरने वाली थी। बस थोड़ा सा कहीं कहीं नैना को दुख हुआ था बलाज के बारे में सोचकर, मगर इंतकाम पर वो भी हावी हो गया। उसे बलाज को फ़ोन मिलाया। यस डार्लिंग, उसकी खनकती आवाज़ उभरी, क्योंकि वो सुल्तान तक पहुँचने में कामयाब हो गया था। सुल्तान पुलिस कस्टडी में था। उसके कदम जैसे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। ऑफिसर्स की बत्ती बंद हो चुकी थी, जबकि बलाज बड़ी हवेली की तरफ ही आ रहा था। कहाँ हैं आप? उसने मुस्कुरा कर पूछा तो मुस्कुरा दिया। डिम्पल चमक दमक उठा था। क्यों, आप याद कर रही हैं? बलाज लहक कर बोला तो नैना भी मुस्कुरा दी। बहुत ज़्यादा, नैना ने दिल की बात कही। वो बोर हो रही थी और उसे बलाज की ज़रूरत थी। अरे, बलाज हंस दिया। ओके, मैं पहुँचता हूँ बड़ी हवेली, वेट करो। फिर ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि तुम शादी तक दोबारा याद नहीं करोगी। वो दिल खोल कर हंसा। नैना झिझक गई, दांतों तले लब दबा लिया था। बलाज जानता था वो अब शर्मा रही होगी, तभी उसने सेल बंद करके रूबरू बात करने का सोचा। आर्यान को तड़पा तड़पा कर वो दोनों घर ले आए थे। सभी उसको देखकर हैरान थे। वो बख्त की कॉपी लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आएगा कोई नहीं जानता था। वो सबसे मिला और शहरी से भी अच्छे से मिला। शहरी उससे मिलकर रो दी, जबकि उसने शहरी के सर पर प्यार किया। इससे पहले वो उससे भी माजरत करती, आर्यान ने उसे टोक दिया। रहने दो, तुम्हें एहसास हो गया, इतना ही बहुत है, उसने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। सभी उसके इतने मुदब्बराना अंदाज को देखकर हैरान थे, मगर खुश भी थे। आबिश ने आर्यान की नज़र उतारी, जबकि बालाज, बारी और माज अबरूज का आकर उसकी जानब देख रहे थे। बहुत ओवर हो रहा है अब ये, बारी ने तिल मिलाकर कहा, जबकि बालाज की आंखों में अरसे बाद शरारत का आंसर उभरा था। और वो इन दोनों के कानों में घुसकर अपने दिमाग की कारस्तानी बताने लगा कि गलती से दुरेद ने इस कारस्तानी की खबर सुन ली और बालाज के शाने पर हाथ रखा। जिगर, शादी हो रही है भाई, अब तो सुधर जाओ। दुरेद ने उसकी जानब देखा, जबकि वो खिसिया ही गया था। दुरेद ने बारी और मास की जानब देखा, बल्कि घूरा तो वो दोनों तो रफू चक्कर हो गए, जबकि दुरेद ने बालाज को घेरे में लिया और शाम होने वाले फंक्शन को डिस्कस करने लगा। मेहंदी का फंक्शन बड़ी हवेली के लॉन में ही मुनक्किद हुआ था, क्योंकि लॉन ही इतना बड़ा और खूबसूरत था। और दुरेद ने बेटे के लिए इस लॉन को ऐसा बना दिया था कि दुनिया जो दुरेद की शादी नहीं भूली थी, बालाज की भी भूलने वाली नहीं थी। बालाज तो हवा में उड़ा था। नैना का हुस्न वहाँ मौजूद सब लोगों को मात दे रहा था और उनकी जोड़ी चांद सूरज के मुवाफिक लग रही थी। नैना ने बलाज की पसंद का लेमन कलर का फुल कामदार लिबास सेबतन किया हुआ था, जबकि अलीश ने भी बारी की पसंद का लिबास पहना हुआ था, मगर वो कुछ डरी हुई थी इस बात की वजह से, जबकि बलाज की शोखियाँ अरूज पर थी। नैना ने पलक उठाकर भी किसी को नहीं देखा था। मेहंदी की रस्म मुकम्मल हुई तो फोटो सेशन शुरू हो गया। बलाज मुख्तलिफ किस्म के पोज बनवा रहा था। काफ़ी देर वो रोमांटिक पोज में खड़ी नैना के भी छक्के छुड़ा गया था और फिर खुद भी कहका लगा गया, जबकि लोगों की राय थी कि वो तो अपने बाप पर भी हाथ फेर गया। अलग सबकी खुशी दीदनी थी। और जब कपल शूट करवा लिया तो बलाज ने खुद कैमरा लेकर नैना की लात दाद अपनी मर्जी से पिक ले डाली थी।
नैना बल्कि थक गई थी और ना जाने किस किस्म की उदासी थी जो उसके वजूद में थी। शायद वो इस शख्स के साथ बेईमानी करने पर पहली बार उदास हुई थी। वो तो दीवाना था उसका। नैना ने बलाज की जानब देखा जो उसको सोफे पर बिठाकर दुपट्टे की ओर से नैना उसकी जानब देख रही थी जबकि वो उसकी पिक्स ले रहा था। सभी उसकी दीवानगी देखकर मुस्कुरा रहे थे। खास तौर पर दुरेद बख्त का सीना फख्र से चौड़ा हो गया था। आबिश भी बेपनाह खुश थी। कुदरत ने उसकी झोली में हर खुशी और दुरेद बख्त का साथ लिखा था। वो नाजा थी। उसने बख्त की जानब मुस्कुरा कर देखा। बख्त की तवज्जो भी उसकी तरफ गई थी। ऐसे ना देखो जानम, मर जाऊंगा, उसने अदा से कहा तो आबिश ने मुंह बनाया। कोई अच्छी बात कर ले खुदा के लिए, आबिश ने नाराजगी से कहा तो दुरेद ने चुपके से एक बेबाक शरारत कर डाली। सब बालाज के कारनामे देख रहे थे तभी उसने सबके सामने शोख हरकत की, जबकि आबिश तो शर्म से दोहरी हो रही थी। वो जल्दी से दुरेद के पास से हट गई मगर उसके पास खड़ा होकर वो अपने आसान खता नहीं करना चाहती थी। मेहंदी का फंक्शन बखैरियत तमाम हुआ तो बारात की धूम तो देखने लायक थी। जबकि नैना के हाथ पांव ऐसे फूल रहे थे उसकी कब कपाहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। जबकि बालाज की शोखी भरी मैसेज देखकर वो और हिम्मत आ रही थी। आज मिलन की रात है डार्लिंग, बख्शिश की उम्मीद मत रखना, उसने मैसेज पढ़ा। ब्यूटेशन उसके हुस्न को ऐसे निखार रही थी कि किसी की नज़र ही नहीं टिक रही थी उस पर। जो जो देख कर जाता उसकी नज़र उतार रहा था। एक शोर एक उदम सा मचा हुआ था जबकि नैना के दिल को पंख लगे हुए थे। उसने अपनी हालत पर काबू पाया और सुर्ख आंखें झुका ली थी। आपके साथ जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हो सकती हूँ, मगर दुरेद के साथ जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं। मगर मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? ये तो वो लम्हे है जिसका हर पल इंतज़ार किया। फिर ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना रुला रही है? इस वक्त कमरे में कोई नहीं था जब नैना सोचों में गुम थी। नहीं, अगर ये सच है कि मुझे बालाज से मोहब्बत है, उसे सोचते हुए अपने आंसू साफ किए, तो ये अटल हकीकत है कि वक्त से मुझे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। नखुवत से सोचकर उसने खुद के जज्बात पर काबू पाया था। घोड़ी पर बैठा बालाज सेम वक्त की तरह नीचे उतरकर भंगड़े डालने लगा। सबके कहके निकले, खुशियाँ, शादियाने, धूम, ढोल की थाप, मंजर हर एक की निगाह को खेरा कर रहा था। बालाज और वक्त को आबिश खुशामद कर रही थी। अलीश और नैना स्टेज पर बैठी थी जबकि शहरी नैना की बजाय अलीश के पास खड़ी थी, जबकि परी मरात में नैना के पास थी। परी, मुझे वॉशरूम जाना है, नैना ने अपने सर पर खड़ी परी को हटाना चाहा। ओके, आपको मैं ले चलती हूँ, वो बोली और उसका हाथ पकड़ा तो नैना ने हाथ झटका। मैं खुद नहीं जा सकती का क्या? नैना नागवारी से बोली तो परी झिझक कर दूर हुई। नैना स्टेज से उतरी और सामने हुए हंगामे को देखा और एक नज़र अपने क्लच में बंद गन पर डाली थी। उसकी रूह कांपी मगर ता देर नहीं, वो वॉशरूम की बजाय सामने की जानब चलने लगी मगर सबकी नज़रों से छुप कर। बारात घूमकर स्टेज की जानब जाने लगी। सब अंदर दाखिल होती बारात को देख रहे थे तो सबकी पुश्त नैना की तरफ हो गई। नैना ने बालाज के साथ स्टेज पर चढ़ते वक्त को देखा। स्टेज पर नैना नहीं थी। परी ने उनसे कुछ कहा और इससे पहले कि फिर से म्यूज़िक चलता, फायर की आवाज़ उभरी। 1 2 3, एकदम सन्नाटा छा गया। हल्का मध्यम तर्किश म्यूज़िक के साथ दिलों की धड़कन बाकी रह गई। बालाज ने हैरत बेयकीनी से सामने होटल से निकलते धुएं को देखा और फिर पिस्टल चलाने वाली को। ऐसा मालूम हुआ आज बालाज के सर पर बड़ी हवेली की दरों दीवारें गिर गई हों। कह के थम गए। सबकी नज़रें जहाँ एक तरफ नैना पर उठी वहीं आबिश की होलनाक चीख ने सबने दिल थाम लिए थे। हाय मेरा बच्चा, माँ की तड़प भरी आवाज़। बख्त, राहत साहिब ने कांपते कदमों से पुकारा। डैड, दोनों बेटों की पुकार जबकि शायरी की चीख और ज़मीन पर बालाज के कदमों में गिरा तड़पता दुरेद बख्त। वो समा बालाज के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। वो अब भी नैना को देख रहा था जबकि उसके कानों में एम्बुलेंस की चीखों पुकार बढ़ रही थी। अजीब समा था, उसकी हार्ट बीट जैसे मद्दम हो गई थी। नैना ने सुरखंगारा आंखों से उसकी जानब देखा। आज उसका बदला पूरा हो गया था मगर उसकी मोहब्बत, हाँ मोहब्बत इंतकाम की भीड़ चढ़ गई थी। बालाज की नज़रों की बेयकीनी नैना का दिल ची रही थी। यह वो वाहिद रिश्ता था जिससे उसने बेलौस मोहब्बत की थी। बचपन की बहुत सारी महरूमियों को जहाँ उसकी मोहब्बत ने नरम फहा रखा था, वहीं उसकी मोहब्बत उसके अंदर से इंतकाम की आग नहीं निकाल सकी थी। नैना नहीं जानती थी आगे क्या होगा मगर वो अब उस शख्स से बहुत दूर चले जाना चाहती थी। वो चाहती थी वो उस पर से निगाह हटा ले। उसकी निगाह उसके कदमों को कमज़ोर कर रही थी मगर वो तो यकटक ऐसे देख रहा था जैसे आज अपनी तकलीफ आंखों के जरिए दिल में उतार देगा। नैना ने कदम पीछे लेने शुरू किए और उस पर से निगाह हटा ली। भगदड़ मच चुकी थी। मीडिया दुरेद की बॉडी को कवर कर रहा था जबकि एम्बुलेंस का शोर बालाज के कानों में हथौड़े बरसा रहा था। और इससे पहले नैना वहाँ से फरार होती, हारून, बालाज की धाड़ बड़ी हवेली में गूंज उठी। इस बेपनाह शोर में उसकी धाड़ की तकलीफ शायद इस वक्त सिर्फ वो खुद ही समझ सकता था। यस सर, वो बोतल के जिन की तरह उस तक पहुँचा था। बालाज ने उसकी गन होल्डर से बंदूक निकाली और फिजा में एक बार फिर फायर की आवाज़ गूंजी थी और निस्वानी चीख भी।
बारी, आर्यन, आबिश की सिसकियां भरते वजूद को संभाल रहे थे, जबकि अलाज पिछले 3 घंटे से न जाने कौन सी मार्शल आर्ट कर रहा था। मुसलसल आईसीयू के बाहर वो चल रहा था। उसकी चाल का इस्तराब, माथे की रगें तनी हुई थी, आंखों की सुर्खी और बिंची मुठ्ठियां इस वक्त उसके अंदर के जुनून को वाजिया कर रही थी। शाह, साइम, विश, मारूफ, राहत साहिब, हैदर, हाशिर सब बेचैन मुस्तरिब थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। एक गोली दिमाग के बिल्कुल नज़दीक से गुजरी है, जबकि दूसरी सीने और तीसरी बाजू पर। हालत तशवीशनाक थी और बचने के चांसेस बहुत कम। तभी वहाँ सब बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। बारी ने बालाज को एक बार फिर आईसीयू के दरवाजे से बेचैनी से झांकते देखा तो न जाने क्यों उसका दिमाग गुस्से से खौल उठा और बेलाज का गिरबान अपनी गिरफ्त में जकड़ा। एक बार फिर सब हैरानों परेशान रह गए, जबकि बालाज के लिए दूसरा बड़ा झटका था। आपने आपने मारा मेरे बाप को, बदला लिया इस बात का। कातिल हैं आप मेरे बाप के। अरे आप तो भाई कहलाने के भी लायक नहीं। इतनी जरूरत थी तो खुद उतारते हमारे सीनों में गोलियां। ये अपनी बीवी का सहारा क्यों लिया? इतनी नफरत हो गई थी मेरे बाप से कि मार ही दिया। जज्बाती होकर बारी ने 2 3 थप्पड़ बालाज के चेहरे पर मारे तो वो जो जबड़े पीछे खड़ा था एक झटके से बारी का गला पकड़ा और अपना पूरा जनेन उसने उसकी गर्दन पर निकाल दिया कि बारी की आंखें उबल आईं। गाली उसकी गुर्राहट सबने सुनी और बालाज को हटाने की तगदू करने लगे। बालाज छोड़ो इसे। राहत साहब के कहने पर उसने उसे दूर झटका, जबकि बारी खांस कर रह गया। ये मेरा बाप है, समझा? उसने उंगली उठाकर जैसे सबको हतमी अंदाज में जताया। अच्छा, बारी खांसते हुए बोला तो बालाज फिर उसकी जानब बढ़ा। भाई प्लीज़। आर्यन ने उसको पकड़ा तो वो आर्यन का भी हाथ झटक चुका था। आज उसे अपना आप जैसे बिल्कुल तन्हा लग रहा था। बस एक आवाज़, एक पुकार वो अपने बाप की सुनना चाहता था। वो लावा था जिसे तो रेत बख्ती बंद बांध सकता था, मगर दूर दूर तक उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी जो उसे नीम पागल कर रही थी। क्यों नहीं कटने दी आपने एफआईआर? बारी का दिल फटने को था। बारी खामोश हो जाओ। शाह ने उसे टोका तो बालाज उसको घूरने लगा, सुर्ख बसम कर देने वाली आंखों से। और इससे पहले वो कुछ बोलता डॉक्टर्स 4 घंटे बाद बाहर निकले। वो पल में उस तक पहुंचा। गोलियां दोनों निकाल लियां, बट बैड न्यूज़ ये है कि वो कोमा में चले गए। दिमाग के पास से गुजरने वाली गोली ने दिमाग को शदीद मुतासिर किया। डॉक्टर ने अफसोस से कहा तो बालाज के कदमों तले जहाँ ज़मीन खिसकी वहीं आबिश से खबर सुनकर बेहोश हो गई। एक बार फिर हंगामा मच चुका था। बालाज की शादी, ये बात, ये सोच ही उसके लिए सुहाने रू थी। वो जो कुछ उम्मीदें थीं कि शायद वो उसकी जानब लौट आए, वो आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और अरमिश के वजूद को तिनका तिनका कर गई। विश को भी उसकी हालत से कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। वो तो चाहती ये थी कि बालाज उसके घर का दामाद बने, मगर वो किसी की खुश में गम नहीं बनाना चाहती थी। उससे अरमी से 2 टोक बात करने का फैसला किया और जब उसने पूछा तो अरमिश का वाज़ेह इकरार और उसकी हालत देख उसका दिल कांपा था। आखिर को औलाद थी उसकी। अरमिश को सीने से लगाकर उसने उसकी हिचकियाँ सिसकियाँ अपने सीने में समो लीं और उसको फंक्शन में जाने के लिए कायल किया, मगर उसकी हालत और आंखों की वीरानी से वो खुद ही खाइफ हो गई थी। और फिर शाह को उसकी तबीयत खराबी का कहकर शाह विश तो फंक्शन में शामिल हो गए थे, मगर वो अपने ही वजूद को पीट पीट कर गमत बना रही थी कि फ़ोन की बैल बजी। अलीश का फ़ोन था, वो क्यों इस वक्त उसे कॉल करेगी? अब तक तो सब उसने अजियत से सोचा, मगर फिर कॉल अटेंड कर ली और जो खबर सुनने को मिली वो झटके से उठी। मैं आती हूँ, उसने कहा और कुछ सोचते हुए अपने फूले पपोटो को साफ किया तो दर्द सा उठा, मगर उसने फ़ाइक को कॉल मिलाई जिसने 5 बार कॉल करने पर उठा ही लिया। उसे इतला दी तो खिलाफ तवक्को फ़ाइक ने उसे अपने वहाँ पहुँचने का कहा और यूँ वो दोनों बहन भाई बड़ी हवेली पहुँचे तो वहाँ जैसे मौत का समा था। शहरी बेउसान रो रही थी, जबकि किसी के काबू में भी नहीं आ रही थी। वहाँ सब खवातीन परेशान हाल थीं। माँ तो बेदम से सोफे पर बैठी बेटे की लंबी उम्र के लिए दुआ गूँ थी। विश फ़ाइक को देखकर हैरान ही रह गई, जो बगैर किसी की जानब देखे शहरी की तरफ बढ़ रहा था। शहरी भी उसे देख चुकी थी। मेरे डैड। उसके मुंह पर बस यही एक कलमा था। फ़ाइक ने उसके मचलते वजूद को थामा। न जाने क्यों इतनी नफरत के बावजूद उसके तड़पने पर फ़ाइक का बस नहीं चल रहा था। शहरी, उसने उसके चेहरे पर से बाल हटाए। फ़ाइक, मुझे जाना है, उनके पास जाना है, मुझे जाना है। वो अपनी ही गर्दान पर थी। ओके, हम चलते हैं, उसने उसे तसल्ली दी, जबकि शहरी को शदीद चक्कर आया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाजू में ही झूल गई थी। शहरी एक बार फिर सब परेशानी से उसकी जानब बढ़े। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता। तभी फ़ाइक ने अपनी फैमिली डॉक्टर को बताया और उसने जो खबर दी, फ़ाइक खड़े खड़े कदमों पर हिल गया। शी इज़ एक्सपेक्टेड, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अर्ली एज की प्रेगनेंसी में एहतियात बहुत करनी पड़ती है। एंड व्हाट्स हर एज? डॉक्टर ने फ़ाइक की जानब देख कर पूछा। 19, उसने बताया तो ना जाने क्यों वो शर्मिंदा था। इट्स टू अर्ली, खैर एहतियात करें, उसने कहा और शहरी को सुकून दे इंजेक्शन लगाकर चला गया था, जबकि वहाँ सब बेखुशी की बात को गम की चादर में उड़ाकर खामोश खड़े थे। फ़ाइक शहरी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप और उदासी सी थी। बेहोशी में भी विश ने फ़ाइक के शाने पर हाथ रखा। ये देखो, फ़ाइक ने माँ की जानब देखा और फिर
उसके जुड़े हाथ देख उसके दिल को धचका लगा। उसने फ़ौरन माँ के हाथ थामे। नहीं, हम कसूरवार हैं, मगर वो बुरी नहीं है। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, माफ़ कर दो उसे। अब तो बाप बनने वाले हो, थोड़ा सा लिहाज कर लो। उसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है, प्लीज़। विश ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें खुद सुर्ख थीं, और माँ को सीने से लगाया। सॉरी मम्मा, बस इतने ही लफ्ज़ थे उसके पास। विश ने पुरसुकून होकर उसकी पेशानी चूमी। दुरेत को रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। आबिश तो उसके पास से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मुसलसल आंसू गिर रहे थे। उसके चंद दिनों पहले की बातें उसको बेहाल कर रही थी। पला चाहकर भी उसके पास ना जा सका। वो दूर से ही उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर से वो सारी डिटेल ले चुका था। वो सब सुन सकता था, मगर ना हिल सकता था, ना देख सकता था। और उसके कौमे की मियाद का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये कब तक है। हो सकता है वो कौमे में ही ज़िंदगी की बाजी हार जाए, और हो सकता है वो जल्दी कवर कर ले। ये उसके विल पावर पर डिपेंड करता था। सब रूम में मौजूद थे। जिंदगी से भरपूर इंसान नीम जहाँ सा बेड पर पड़ा था। सब अबीदा थे। नर्स रूम में आई तो उसने सबको वहां से जाने का कहा। बारी आर्यन, तुम लोग घर जाओ, आबिश को लेकर सुबह हो चुकी है। शाह ने कहा। राहिद साहब को भी हैदर हाशिर कब तक ऐसे चलेगा? नर्स के कहने पर समेत जाने का कहा था। नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बारी ने कहा और बाहर निकल गया। जबकि आर्यन आबिश के नाना करने पर उसकी हालत के पेश नजर लेकर निकला, और बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। मैं बाहर हूँ, शाह ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, मगर वो तो जैसे चुप खड़ा बस बाप को देख रहा था। शाह भी बाहर निकल गया और सिर्फ वो रूम में रह गया था। वो शिकस्ता कदमों से दुरेत की तरफ बढ़ा, स्टूल खींचकर बेड के साथ बैठा, और दुरेत का हाथ थाम कर वो फूट फूट कर रो दिया था। आई नीड यू, उसके लब कप कपाए। मेरी ज़िंदगी, जवाब दें, ऐसे कैसे मुझे छोड़ जाएंगे? प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगा आपके बिना। यार, वो बेबसी से रोता गया। अंधेरी कोठरी में सिसकियों की आवाज़ थी। खौफ भरी, तकलीफ भरी सिसकियाँ। आज एक दिन हो चुका था, उसके पाँव की गोली नहीं निकली थी। तकलीफ से उसकी जान पर बन रही थी। उसका पाँव बिल्कुल अकड़ गया था। लगता था अगर उसकी गोली नहीं निकाली गई तो शायद वो ये तकलीफ बर्दाश्त करती करती मर जाएगी। उसने सिसक कर इधर उधर सर पटका। खून की बदबू उसके गले को चीर रही थी, जबकि वो भूखी प्यासी कराह रही थी। बलाज, जुबान पर बस एक कलमा था। हॉस्पिटल की खाक छानते आज उसे 2 दिन हो गए थे। डॉक्टर से वो मुसलसल पूछ पड़ताल कर रहा था। उसके नज़दीक 2 दिन में कोई असर दिख जाना था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्त की हालत अब भी पहले रोज़ की तरह थी। सब बड़ी हवेली से आकर जा रहे थे, मगर वो अब भी वहीं उसी हुलिये में खड़ा था। सब ने ही उसे बड़ी हवेली चलने का कहा, मगर वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। इस वक्त भी रात के आखिरी पहर, जब सुबह का सूरज निकलने के लिए बेताब था, और तीसरा दिन वो अपने बाप की आवाज़ सुने बगैर गुजार देता। हारून की पुकार पर चौंक गया। सर, उसे सुर्ख फूली आंखें ठाई तो हारून इन आंखों की वहशत से घबरा ही गया। सर, गोली जहर छोड़ रही है, वो बेहोश है। उसने मुख्तसर बात की। हारून को उम्मीद थी कि वो उठकर अभी उसका चेहरा अपने थप्पड़ों से सुर्ख कर देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा। वो उसे ही देख रहा था। सॉरी सर, बट अब ऑर्डर्स क्या है? उसे झिझकते हुए पूछा। निकलवा दो, और होश में आए तो बताना। सपाट लहजा एहसास से आ रही। हारून को हैरत नहीं हुई, ये उस लड़की की गद्दारी थी। बालाज तो उसके हुस्न और मोहब्बत में दीवाना था, मगर वो काश वो पहले उसकी इंक्वायरी करवा लेता। मगर अब तो वक्त गुजर चुका था, और पिछली 2 रातों में बालाज को उसके बारे में सभी मालूम हो गया था कि वो किसकी बेटी थी, और दरहकीकत उसका उसकी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद था। और वो डायरी भी उसके हाथ लग गई थी, जो अलीसे की थी, और नैना ने उस पर वक्त के मुतल्लिक अपनी भड़ास किस तरह निकाली थी। हारून ने इस बात में सर हिलाया और उसका हुक्म बजा लाने के लिए वहाँ से निकलता चला गया, जबकि बालाज ने एक बार फिर सर सोफे की पूछ से टकाकर बाप की जानब देखा, जो खामोश लेटा था। बारी भी वहीं था और सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इन दोनों के दरमियान उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई थी। बालाज ने नैना पर कोई FIR नहीं कटने दी थी, और वो कहाँ थी, किस जगह थी, कोई नहीं जानता था। किसी ने उसको इस लम्हे के बाद नहीं देखा था। ये तो सिर्फ बालाज या हारून ही जानते थे वो कहाँ है। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी बीवी से। बड़ी अजीज़ है वो बगैरत लड़की अब भी आपको। बारी ने दांत पीस कर उसकी तरफ देखा, जिसने बारी को शोला बार निगाहों से देखा, मगर बोला एक लफ्ज़ भी नहीं। मैं उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा देता अगर आप उस पर FIR कटने देते तो। वो गुस्से से बोला। बालाज अब भी कुछ नहीं बोला, बस उसे देखे गया तो बारी ने पाँव पटके और बाहर निकल गया। वो ऐसा ही हो गया था। उसके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहकर भी चिल्ला रहा था। यही बात बारी को तैश दिला रही थी। वो नैना को पुलिस हिरासत में देना चाहता था, मगर बालाज ऐसा कुछ नहीं होने दे रहा था। शहरी को खबर मिली तो उसके दिलो दिमाग पर इस बात का कोई ख़ास असर नहीं हुआ। बड़ी हवेली के लोगों को, ख़ास तौर पर शहरी, बालाज और आबिश को जैसे चुप सी लग गई थी। वो तीनों ही किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। कुछ खा लो, उसे इसी 2 दिन पुराने हुलिये में देखकर फाइक ने उसके सामने खाना रखा। वो अब भी बड़ी हवेली में थी, जबकि वीर शाह समेत सभी बड़ी हवेली थे। शहरी ने उसकी जानब देखा। मेरे डैड ने खाया है, सपाट लहजे के साथ बोली। शहरी, वो ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद उसका रवैया शहरी के साथ कुछ नरम हो गया था, मगर अब भी उसकी ज़िद पर फाइक को रच कर गुस्सा आता। अच्छा, क्या गारंटी है? उसने उसकी जानब देखा।
आपके पास तो हर बात हतमी होती है ना, किसी की गलती पर कोई माफ़ी नहीं, किसी की तकलीफ़ पर कोई मरहम नहीं। मैंने आपके जितना संगदिल इंसान आज तक नहीं देखा। और अब किस लिए हमदर्दी जता रहे हैं? इसीलिए ना कि आपका बच्चा मेरे पास है, सिर्फ इसलिए ड्रामे ढकोसले कर रहे हैं। शैरी गुस्से से चिल्लाई। दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? फ़ाइक भी गुस्से से धाड़ा। हाँ हो गया है, आपकी इस बिला वजह की मेहरबानी पर। वो चिल्लाई और बेबसी से रोने लगी। तो फ़ाइक जो उसे सख्त सुनाने का इरादा रखता था, विश के आने पर एकदम खामोश हो गया। शहरी, मेरी जान इस हालत में गुस्सा ठीक नहीं। वो इन दोनों की आवाज़ें सुनकर अंदर आई थी। आंटी इनसे कहते ये चले जाएं और अपनी करम नवाजियाँ किसी और पर करें, मुझ पर मत करें। मैं नहीं देखना चाहती इन्हें। वो गुस्से से बोली। विश उसे देख कर रह गई। देख रही हैं मम्मा? और आप इस लड़के के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी? फ़ाइक गुस्से से धाड़ा, जबकि शहरी ने उसको सुर्ख आंखों से देखा और सर थाम कर रोने लगी थी। विश पल में उस तक पहुंची। हो गए तुम खुश? विश ने घूर कर फ़ाइक को देखा। अब मैंने क्या किया है? ड्रामेबाजी कर रही है ये लड़की। उसकी जानब देख कर नीची आवाज़ में बोला। फ़ाइक, तुम उसकी तबीयत के मुतालिक जानते हो, फिर भी तुम्हारी ज़ुबान नहीं बंद होती। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। विश ने उसको बुरी तरह लुटारा तो वो पैर पटकता बाहर निकल गया। विश ने शहरी की जानब देखा। बेटा कुछ खा लो, उसने प्यार से कहा तो शहरी ने चंद लुक में विश के हाथ से लिए। बेटा हिम्मत से काम लो, देखो आबिश की हालत, वो तो बिल्कुल खामोश होकर रह गई है। उसे ज़रूरत है तुम्हारी बालाज की, बारी की। और आर्यन बेचारा अकेला कब तक क्या करे? दुआ करो और हिम्मत से काम लो, ऐसे तो तुम अपने साथ किसी और की जान को भी नुकसान दे रही हो। उसने शहरी के सर पर हाथ रख कर कहा तो शहरी सोच कर रह गई। हाँ, उसे कुछ हिम्मत करनी चाहिए थी। आर्यन आबिश को हॉस्पिटल छोड़कर सिर्फ फ्रेश होने के लिए घर आया। उसने किचन में झांका तो अलीश को सोचकर, मगर उसकी सोच के बरक्स किचन में अरमिश खड़ी कॉफ़ी बना रही थी। वो भी पीछे आहट पाकर पलटी तो आर्यन को खुद को घूरते पाया। अरमिश ने बुरा सा मुंह बनाकर फिर मुंह मोड़ लिया, जबकि आर्यन खुद उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। तभी वहीं खड़े खड़े अलीश को पुकारा। भाभी, बारी और अलीश का निकाह हो चुका था, तभी आर्यन ने उसे उस रिश्ते से ही पुकारा। भाभी एक कप कॉफ़ी दे दें प्लीज़, उसने लाउंज से आती अलीश को कहा तो उसने इस बात में सिर हिलाया। तबीयत कैसी है बख्त बाबा की? अलीश ने कॉफ़ी बनाते हुए पूछा। वैसे ही हैं, अभी कोई बेहतरी नहीं आई। आर्यन वहीं चेयर खींच कर बैठ गया तो अलीश ने अफसुर्दा सी सांस खींची। बलाज भाई कब तक आएंगे? आज 5 दिन हो गए हैं, उन्हें भी घर ले आए ताकि फ्रेश हो। अलीश ने कहा तो अरमिश के दिल को कुछ हुआ। वो तो हैरान ही रह गई थी नैना की इस हरकत पर, मगर वो दुश्मने जहाँ बड़ी हवेली की राह ही नहीं ले रहा था। हाँ ठीक कह रही हैं आप। खैर मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर मुझे भी जाना है, फिर घर आएंगे बारी भाई। उसने अलीश के हाथ से कॉफ़ी का मग लिया और एक चिढ़ती नज़र अरमिश पर डाली जो खामोश खड़ी थी, और वहाँ से बाहर निकल गया। उसे होश आया तो टांग में शदीद दर्द था, हत्ता कि वो टांग हिला भी नहीं पा रही थी, जबकि नकाहत इतनी थी कि उसे आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। 5 दिन से वो इसी ज़मीन पर पड़ी थी, अब बिल्कुल कमला गई थी, अंधेरे से चाक कर भी शनासाई नहीं हो पा रही थी। भूख शिद्दत से लग रही थी। उसने अब उठने की जहमत की और सिरकाती सलाखों लगे दरवाजे को देखा, जहाँ बिल्कुल मामूली सी रोशनी का गुमा तो था, मगर वो मलजगी सी रोशनी खासी खौफनाक लग रही थी। उसने सलाखों को दोनों हाथों से थामा। कोई है? 5 दिन बाद अपनी ही आवाज़ उसे अजनबी सी लगी, और कुछ बमुश्किल आंखें खोलकर देखना चाहा तो उसे मालूम हुआ शायद वो किसी जेल में कैद थी। यहाँ पर और भी ऐसी सलाखों के कमरे थे जिन्हें वो कोठरी समझ रही थी। वो सिस्की के डार्क ब्राउन बूटों पर निगाह पड़ी। वो मुस्कुरा दी, अजीब सी मुस्कुराहट थी। बालाज? लब फिर से हिले। उसके पीछे और भी लोग थे। उसे निगाह उठाकर देखा तो एक तेज रोशनी उसके मुंह पर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। हारून ने साइड पर लगे एक बटन पर हाथ मारा तो पीली रोशनी सिर पर छा गई, जिसमें नैना अपनी टांग थामे सुकड़ी सिमटी पड़ी थी। कितना वक्त हुआ है खाना दिए हुए? उसकी आंखें बंद थी। नैना को बालाज की आवाज़ आई। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर इतनी जल्दी आंखें रोशनी से शनासाई करने के लिए तैयार नहीं थी। वो वैसे ही आंखें मीचे हुई थी। कल खिलाया था सर, हारून ने कहा। खाना खिलाओ? बालाज की सपाट आवाज़ उभरी तो नैना के लब फिर मुस्कुराई। वो जानती थी वो उससे नफरत कर ही नहीं सकता, वो उसे यहाँ से भी बचा कर ले जाएगा। कितनी बेवकूफ़ थी वो, शायद अब ज़्यादा हो गई थी। 2 लेडी कांस्टेबल ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और खींचकर उसे दीवार के साथ बिठाया तो नैना की आहो बका निकली। उसके अंदाज में ज़रा सी भी नरमी नहीं थी। अब कि नैना ने आंखें खोली, वो पीठ मोड़े खड़ा था। नैना उसकी पुश्त को हसरत से देखे गई, जबकि वो दोनों औरतें उसके मुंह में खाना खिला कम ठोस ज़्यादा रही थी। और अचानक एक कांस्टेबल का हाथ उसकी टांग पर लगा। नैना चिल्ला उठी तकलीफ से दोहरी होती वो तड़प तड़प कर रोने लगी थी। उसकी आवाज़ पर बालाज के दिल में मामूली सी भी हमदर्दी नहीं हुई, जबकि कांस्टेबल उसके मुंह में बगैर रुके खाना ठोंस रही थी। नैना तकलीफ से खा कम मुगल ज़्यादा रही थी, और जब खाना ट्रे में ख़त्म हो गया तो वो इसी तरह खामोशी से उठकर पीछे चली गई। तो बालाज पलटा। नैना ने रोते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बालाज,
हम बहुत तकलीफ़ में हैं। अटकते अटकते वो उसको बेबसी से देख रही थी। बलाश ने उसकी जानब देखा, फिर उसके हाथ की तरफ देखा और बेरहमी से उसके बड़े हुए हाथ पर अपना बूट रखकर मसल दिया। नैना की चीखों पुकार दिल चीर रही थी। वो तड़प गई, सिसक गई, मचल रही थी, मगर बलाश के दिल में हल्का सा भी रहम नहीं आया। मेरे दिल में भी बहुत तकलीफ़ है नैना, और मेरा गम तो तुम्हारे गम से बहुत ज़्यादा है। उसकी उंगलियों से खून रसने लगा तो उसने पाँव हटाया। बलाश के पाँव हटाते ही नैना ने जल्दी से अपना हाथ अपने दूसरे हाथ में छुपा लिया और नम आंखों से उसे देखने लगी। एक वक्त था वो उस शख्स की मोहब्बत में पूर भीगती रही थी, और आज वो कितना बेरहम हो गया था, मगर वक्त के साथ की गई हरकत पर उसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। और होता भी क्यों, वो अपनी जगह जायज़ थी, मगर ये तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो उसे दिए जा रहा था। वो इतना बेरहम हो गया था, नैना ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी शख्सियत का ये रुख वो तो जानती नहीं थी। वो वैसे ही दीवाना वारों से देखेगी जो दिल में ज़रा ज़रा सी मोहब्बत थी, वो इन 5-6 दिनों में शिद्दत इख्तियार कर रही थी। अब न जाने इस मोहब्बत ने और कितने रंगों से नैना को आशना करवाना था। बलराज ने हारून की जानब देखा जो खामोश खड़ा था। बांधो, उसकी आवाज़ मध्यम थी। हारून सर चेहरे से उसे देखे गया। सर प्लीज़ होश से काम लें। हारून ने जैसे आखिरी बार इल्तिजा की तो उसने सर्द नज़रों से उसे देखा और लेडी कांस्टेबल को इशारा किया जो नैना की तरफ रस्सियाँ लेकर बढ़ी थी। नहीं भलाज, वो बेबसी से चीखी, मगर वहाँ तो सब जैसे कानों में उंगलियाँ डाले बैठे थे। नैना को दीवार में नस्ब 2 बड़े साइज़ के हुक्कों से बांधकर वो पीछे हट गई थी, जबकि नैना का रंग हारून के हाथ में मौजूद शंटर देखकर जर्द हुआ था। ज़रूर वो शंटर वो बालाज को देता और बालाज नैना का रेशा रेशा बदन से जुदा कर देता। हाँ, वो इतना ही दीवाना था दुरेद वक्त के लिए। बालाज ने हारून के सिवा वहाँ से सबको चले जाने का इशारा किया और अपने शर्ट के बटन खोले। नैना नासब्जी से उसके कसरती वजूद को देख रही थी। बालाज ने शर्ट उतार कर नैना के कदमों के पास फेंकी और हारून के आगे अपने दोनों हाथ किए। सर प्लीज़, हारून तकरीबन रो देने को था। शट अप! अचानक ही सिल में उसकी गुर्राहट गूंजी। सुर्ख आंखों में बिल्कुल भी रहम का तासुर नहीं था। हारून को चारों नाचार बलाज के हाथों को हथकड़ियों से बांधना पड़ा और फिर इन हथकड़ियों के दरमियान चेन में रस्सी बांधकर उसने छत में नस्ब लोहे के बड़े से हुक्कों से बलाज के हाथ ऊपर को बांध दिए थे। नैना को कुछ कुछ अब समझ आने लगी थी, जबकि बलाज की आंखों में जख्मी तासुर था जो उस पर ही जमी थी। नहीं, वो सिसकी और अपने हाथ रस्सियों से आज़ाद करवाना चाहे, मगर अफसोस के बंधी हुई थी। बलाज के पाँव भी हारून ने चंद सेकंड बाद बांध दिए। अब वो किसी मुजरिम की तरह लटका हुआ था, जबकि हारून की आंखों से एक मजबूत मर्द होने के बावजूद आंसू बह निकले। नैना से मोहब्बत करने की खुद को ये कैसी सज़ा थी। उसको तकलीफ़ देता क्योंकि गुनाह उसने किए, मगर नहीं, वो तो बारी की बात को हकीकत समझ चुका था। हाँ, नैना उसके तवस्सुस से इस घर में आई और उसके बाप को गोली मार दी तो वही हकीकी कसूरवार था। ना वो नैना को वहाँ लाता, ना उसकी जुर्रत होती। ये बात बलाज को अंदर ही अंदर काट रही थी। करीब था कि वो पागल ही हो जाता। स्टार्ट। सेल में सिर्फ नैना की सिसकियाँ थी। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, वो चिल्लाई। आग तो बराबर लगी थी दोनों जानिब। आखिर को तड़पना भी नैना का हक था। मैं नहीं कर सकता। हारून ने शंटर फेंका तो बलाज ने शोला बांध निगाहों से उसकी जानब देखा तो हारून बेबस रह गया। एक गहरी सांस भरी, क्योंकि वो जानता था अगर उसने एक काम नहीं किया तो ज़रूर वो कोई बैक स्टेप लेगा और वो यकीनन उससे ज़्यादा सख्त होगा। अपनी गिरफ्त शंटर पर सख्त करके उसने शंटर घुमाया तो बालाज की कमर पर जितनी शिद्दत से पड़ा वही नैना की चीखें निकल गई। हाय नहीं, प्लीज़ रुक जाएं, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, जबकि बालाज का चेहरा खून छलकाने लगा था। मेरी गलती थी, मैंने तुमसे मोहब्बत की, वो कांपती आवाज़ में बोला। हारून की आंखों से खुद आंसू बहने लगे, जबकि एक और शंटर घूमकर फिर उसी कुव्वत से उसकी कमर पर पड़ा तो बालाज बुलबुलाकर पूरी तरह घूम गया। ये मेरा गुनाह था कि तुमसे वफा की उम्मीद रखी मैंने, वो फिर बोला। नैना खुद को छुड़वाने के लिए रस्सियों से हाथ झटक झटक कर आज़ाद करवाने लगी, जबकि साथ साथ नहीं की गर्दान भी थी पर शंटर मारे। हारून ने पेदर पे उसकी कमर पर शंटर मारे कि बालाज की कमर सुर्ख होने के बाद नन्ही नन्ही खून की बूंदें निकलने लगी थी, जबकि सेल में बालाज समेत नैना की भी दर्दनाक चीखें उभरी। कैसी मोहब्बत थी। वो खुद को मुजरिम ठहराए खुद को सजा दे रहा था। हॉस्पिटल जाने के लिए बारी का इंतज़ार कर आबिश हॉस्पिटल जाने के लिए बारी का इंतज़ार कर रही थी। वो बेदम सी किसी गैर मुरई नुक्ते को घूर रही थी। चूँकि बालाज कल रात हॉस्पिटल नहीं था, तभी हैदर, हाशिर समेत शाह और आर्यन हॉस्पिटल में बख्त के पास थे, जबकि बारी आबिश को लेकर घर आ गया था। शहरी रूम से निकली तो विशा आबिश को नाश्ते का कह रही थी। वो जैसे मुरझा गई थी। वक्त की मोहब्बत ना मिली तो जैसे वो फूल मुरझा कर खुद भी दम तोड़ देने के दर पर था। आबिश ने रोज़ की तरह नफ़ी में सर हिलाया तो शहरी भी उनके नज़दीक आ गई, जबकि अलीश, परी और अरमिश भी वहीं आ गई। मम, उसने पुकारा तो आबिश ने निगाह उठाकर उसको देखा। उसकी आंखें भी मातम कदा थी, बल्कि शहरी का भी यही हाल था। नाश्ता कर लें प्लीज़।
शैरी ने अपने हाथों से निवाला बनाकर उसके मुंह की जानब बढ़ाया। नहीं शैरी, आपके डैड के साथ करेंगे हम, आबिश ने कहा तो शैरी की आंखें भीगी, बल्कि सबकी ही भीग गईं। अचानक ही वो माँ के सीने से लगी और बुरी तरह रो दी, जबकि आबिश भी रोई जा रही थी। उसी वक्त फाइक और बारी भी वहीं आ गए। फाइक ने तरहम भरी नजरों से दोनों माँ बेटी को देखा। आज उसे अंदाजा हो गया था सैयद दुरैद बख्ती सवेली और यहाँ के मकीनों के लिए लाजम मुलजिम था। बारी ने दोनों माँ बेटी के हिचकियाँ बढ़ते वजूद को थामा। मम, तबीयत खराब हो जाएगी, वो संजीदगी से बोला, जबकि शैरी का हाथ फाइक ने पकड़ा था जो अब भी सिसक रही थी। हमें ले चलो बारी, हमारा दम घुट जाएगा, आबिश ने कहा तो बारी ने इस बात में सिर हिलाया और वो दोनों उठे तो शैरी ने भी साथ जाने की जिद लगा ली। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। फाइक जानता था वो वहां जाकर जरूर अपनी तबीयत बिगाड़ेगी, तभी सख्ती से बोला। बारी ने एक नज़र फाइक की जानब देखा और उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए आबिश को लेकर वहां से निकला, जबकि पीछे शैरी रोते रोते अपने कमरे की तरफ भाग गई। फाइक और बिश भी उसके पीछे लपके थे। नहीं, रहने दें आप, आज मैं खुद संभालूंगा। उसने विश को रोका और कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ शैरी हाथ में परफ्यूम की बोतल थामे खड़ी थी। शैरी, मेरी बात सुनो। फाइक अभी बोला ही था कि शैरी ने खींचकर उसके सर की जानब परफ्यूम की बोतल मारी। ये तो वो नीचे ना झुकता तो लाजमी सर फट जाता। नफरत है मुझे आपसे। वो ड्रेसिंग पर से सारा सामान उठा उठाकर उस पर फेंकने लगी, जबकि वो झंझलाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींच चुका था। तो मोहब्बत अब भी उसी हमाद से है तुम्हें? फाइक ने संजीदगी से तेवर बिगाड़े पूछा तो शैरी जो पहले ही भरी हुई थी उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। बकवास बकवास, आखिर कब तक ये बकवास करेंगे आप? वो चिल्लाई। ए, फाइक भी चिल्लाया, जबकि शैरी की आवाज़ दब गई। आवाज़ नीचे रखकर बात करो। मान लिया कि तुम्हारे दिल में वो नहीं, मान लिया कि तुमने गलती की, मगर ये जो तुम्हारे दिल में अब भी मेरा नाम नहीं, उसका क्या? वो उसे घूरते हुए बोला। छोड़े मुझे। शैरी ने अपना आप छुड़वाना चाहा, जबकि फाइक ने मजीद उसे खुद में बींच लिया। उफ। शैरी अपनी बैली की जानब देखकर हल्की सी कराही, जबकि फाइक झटके से उससे अलग हुआ था। दोनों एक दूसरे से निगाहें चुरा रहे थे। अचानक ही फाइक उससे मोहब्बत का ख्वाहिशमंद होकर पाहिचान जाहिर कर चुका था। वही शैरी भी सर थामे बैठ के किनारे पर बैठी थी। ये जो रोज़ तुम्हारा ड्रामा चलता है ना दरवाज़ा लॉक करने का, आज अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को सोने नहीं दूंगा, याद रखना। उसने उंगली उठाकर वॉर्न किया। क्यों, क्या कर लेंगे आप? बहुत कमरे हैं, बड़ी हवेली में किसी में भी सो जाएं, शैरी चिढ़कर बोली। अच्छा, बताऊं तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं? एक नज़र उसके पेट की जानब देखकर वह अब्रूज का आकर बोला तो शैरी सुर्ख पड़ गई थी। दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। अगर तुम कोई हंगामा नहीं चाहती तो तमीज़ से दरवाज़ा खुला रखना। वो वॉर्न करके बाहर निकल गया, जबकि शैरी मुंह बनाकर रह गई थी। हारून ने सब कुछ किया बालाज के हुक्म के मुताबिक, और जब वो लटके लटके बेहोश हो गया तो सुर्ख आंखें साफ करके उसने उसकी रस्सियाँ खोल ली तो जी किया फूट फूट कर रोई। ये अजियत बर्दाश्त के बिल्कुल काबिल नहीं थी। उसकी रस्सियाँ खोलकर हाथ हथकड़ी से आज़ाद करके वो नैना के साकत वजूद पर, जो बालाज को बेचैनी बेताबी से देख रही थी, कहर भरी नज़र डालकर उठा और बालाज को वहीं ज़मीन पर छोड़े वहाँ से चला गया। ये सब बालाज के ऑर्डर्स थे जिन्हें वो पूरा कर रहा था। नैना बालाज का मिट्टी में पड़ा चेहरा देखकर नए सिरे से तड़पी, मगर उसके हाथ बंधे थे। उसने किसी पागल दीवाने की तरह खुद को रस्सियों से आज़ाद करने के लिए अपने हाथों को झटकने लगी थी, जबकि साथ साथ वो मुसलसल रोई जा रही थी। वो कराही और खींचकर अपना हाथ रस्सी से मुश्किल निकालने के चक्कर में उसका हाथ सुर्ख होने के साथ साथ जख्मी भी हो गया था। उसकी कलाई पर जा बजा जख्म बन गए थे। पूरी रात की तगोधूप के बाद ये हाथ छूटा था। अगली नज़र डाले बगैर उसने दूसरा हाथ भी कुछ झटकों से और कुछ दूसरे हाथ की मदद से आज़ाद करवाकर वो घुटनों के पल चलती हुई बालाज के बेहोश वजूद तक पहुंची थी। टांग में शदीद ठीसें उठ रही थी, मगर वो तो दीवानी हो रही थी। बालाज के चेहरे से मिट्टी हटाकर वो उसके गालों पर अपनी दीवानगी दिखाने लगी, जबकि साथ साथ बिलक बिलक कर रो रही थी। मारते ना, हमें मार दें, ना दें अपनी मोहब्बत के इतने सबूत, मर जाएंगे हम। उसकी कमर की सुर्ख पूंदों को अपने लबों से चुनने लगी थी। इस वक्त वो किसी पागल दीवानी से कम नहीं लग रही थी। बालाज, वो तड़प कर चीखी, मगर जवाब नादिर था। बालाज, एक आवाज़ से पुकारा और उसकी पेशानी का बोसा लिया तो उसकी पलकों पर हल्की सी जंबिश हुई। नैना उसके बालों में उंगलियां चला रही थी, जबकि बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसके वजूद के जख्मों को अपने वजूद में मुंतकिल कर लें। सुन लेना, हमारे से बदले लें, खुद से ना लें। उसकी पेशानी से पेशानी टकाकर बुरी तरह रो दी, जबकि बालाज जो होश में आ चुका था, इसलिए उसके लिए करवट लेना इस वक्त जितना मुश्किल था वही जानता था। उसने हाथ से नैना को खुद से दूर किया। उसके लम्स पर बाप का तड़पता वजूद निगाहों में घूमने लगा। वो एक झटके से उठा तो इस कदर तकलीफ कमर समेत हर रजू में हुई कि लफ्ज़ों में बयान न कर सका। नैना बेताबी से उसे देखने लगी कि आज ही जैसे पूरे के पूरे बालाज को आंखों में कैद कर लेगी। बालाज ने उसको घूरा और उसकी गर्दन को दबोच लिया कि नैना की आंखें उबल आईं। नैना बेताबी से उसे देखने लगी कि आज ही जैसे पूरे के पूरे बालाज को आंखों में कैद कर लेगी। बालाज ने उसको घूरा और उसकी गर्दन को दबोच लिया कि नैना की आंखें उबल आईं। मेरा बाप ही क्यों? वो धाड़ा, ये वो सवाल था जो उसके दिल पर ज़रबे लगा रहा था। नैना से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बालाज ने उसको दूर झटका तो नैना के बाल पकड़कर उसको दोबारा अपनी जानब खींच लिया।
हमारी माँ उनकी वजह से मरी है। ये तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं बालाज साहिब जो हम बचपन से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हमारी माँ रोज़ हमारे बाप की मार बर्दाश्त करती रही बचपन से। हमने सिर्फ अजियतों के मुंह देखे हैं। और फिर वो डायरी कि हमारी माँ उस आदमी से मोहब्बत करती थी। हमारी महरूमियों, क्या वो हमसे भी मोहब्बत नहीं करती थी? आप सब तो खुश थे वहीं। हम रोज़ रोज़ आपके बाप ने हम रोज़ रोज़ मरते थे। हमारा बाप खाने को नहीं देता था क्योंकि आपके आपके बाप ने हमारी माँ को उनके साथ बांधा। अरे हमारे साथ जो हुआ वो नहीं दिखता। नैना भी फट पड़ी जबकि बालाज ने थप्पड़ों से उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। और जितना वो उसे मार रहा था उतना ही उसे खुद अजियत हो रही थी। वो बेआसान उसे पीटता गया। जी, तो ये थी हमारे आज के नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चले हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अभी मुझे शादी में जाना है और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई और टाइम बहुत थोड़ा है। तो बस जल्दी जल्दी हम कमेंट सेक्शन देखते हैं और फिर वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हुरिया कह रही हैं कि और कितने पार्ट्स हैं इसके? आज सेकंड लास्ट पार्ट आ गया, कल लास्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। आल एपिसोड ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हुरिया। अनिका जिलानी कह रही है पुअर शायरी। बिल्कुल, शायरी के लिए मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं पूरा नावल बहुत ही मज़े का था, थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हमज़ा कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हमज़ा। जैनब सगीर कह रही है बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जैनब। मोहम्मद सुफियान कह रहे हैं 1:10:42 व्हाट सीरियसली, आई डोंट नो, कुछ होगा सीरियसली। देन शाजिया कह रही हैं बारी, बालाज और फ़ाइक तीनों ही मेंटल लग रहे हैं। बारी, बाराज और फ़ाइक, अच्छा मेंटल लग रहे हैं। अब तो इतना सख्त रिएक्शन ठीक है, शहरी की बहुत बड़ी गलती थी पर प्लेट उठाकर मार दी, सिगरेट से जला दिया, बेल्ट से मारा, पागल। और बालाज, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पूरी दुनिया में उसकी ख़ास पहली है, कि पूरी दुनिया में उसकी माँ पहली है कि जिसकी 2 शादियाँ हुई हैं। अगर वो किसी और का बेटा भी है तो दुरेद का एहसानमंद होना चाहिए उसे कि इतनी मोहब्बत दी। और बारी ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, वहीं था जब उसे लेके बालाज आया था और अलीश को इतने ज़ोर से काट दिया। हाय, क्या ही गधा कहीं का। ही वैसे है थी स्टोरी पर बहुत ज़्यादा ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ। खुशी और गम, जैसे हमारी खुशी और गम। और तो और दुरीद, उफ़, आबिश को क्यों कुछ बोलता है? उसकी क्या गलती? बिगाड़ा तुमने है। और अब हीरो तो विश और शाह को होना चाहिए था। सीज़न 1 में आबिश की एक नंद भी थी, उसको तो बिल्कुल ही निकाल दिया बाहर। हाँ, उसे निकाल दिया। और नैना की हकीकत जब बालाज पर खुलेगी तो क्या होगा? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और आर्यान और अरमिश का क्या बनेगा? फ़िलहाल तो उनकी स्टोरी भी रुकी हुई है। शाह पर थोड़ा गुस्सा तो है, वो अपनी जिम्मेदारी पर शायरी को लेकर गया था, बट बेटे पर ज़रा नहीं चल रही उसकी। हैरत है। बाकी मेरा कल वाला कमेंट तबीयत की ख़राबी की वजह से लेट हो गया था, पर चलें, क्या ही हो सकता है। अच्छा जी, तो एक एक करके जवाब देते हैं आपकी बात का। सबसे पहले बारी और फ़ाइक का रिएक्शन तो वाकई बहुत मेंटल खिसके हुए लग रहे थे दोनों। ये जी भी रिएक्शन दिया उन्होंने, उनका ठीक है, उनका मैं मानती हूँ कि बहुत गलत रिएक्शन दिया उन्होंने। और जहाँ तक बालाज के रिएक्शन की बात है, वो मुझे थोड़ा जस्टिफाइड लगा बिकॉज़ एक ऐसा शख्स जिससे वो इतनी मोहब्बत करता रहा है कि वो उसे मतलब बचपन से लेकर इतना अपने बाप से उस बंदे ने इश्क किया, और फिर उसे अचानक इस तरह पता चलना, और ये भी पता चलना, फिर वो नैना उसे उसके खिलाफ भरती रही कि वो तुम्हारे बाप से नफ़रत करता था। तो आई थिंक सो कि बालाज का रिएक्शन जस्टिफाइड था। बाकी बारी और फ़ाइक तो वाकई दोनों हिले हुए हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच शाजिया, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती बिकॉज़ आपको बता चुकी हूँ कि टाइम बहुत कम है आज, सो रियली सॉरी फॉर डैट। हम दान शेख कह रहे हैं आप भी प्लीज़ नहीं, दुरेद और बालाज को साथ रखना और शायरी को उस चाहल से डाइवोर्स दो प्लीज़।
जाहल को अकल लाएंगे ना, शाह और विश्व से राह रास्त पे लाएंगे। आज के एपिसोड में कुछ आ गए या कुछ आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर बताइएगा आज की एपिसोड कैसी लगी। शाजिया कह रही है मेरा कमेंट क्यों नहीं पड़ा, इतना लंबा कमेंट किया था, 1 बजे कर दिया था मैंने, आपने शायद पहले रिकॉर्डिंग कर ली थी। मैं अभी रिकॉर्डिंग एंड की है, एंड करके मैं अभी पोस्ट करने लगी हूँ, तब मुझे आपका कमेंट वसूल हुआ था, तो वो हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट। देन मजहर कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मजहर। मजहर अगेन कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच। देन बलाज और फाइक दोनों ने ओवर रिएक्ट किया था, जेड एंड टी कह रही हैं, बट ये तो नावल की ब्यूटी है कि अगर हमें हीरो इतनी जुनूनी ना हो तो शायद हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए इतनी बेसब्री ना हो। वेरी नाइस नावल एंड यू आर आल्सो डियर, थैंक यू वेरी मच डियर। आपको पसंद आया, खुशी हुई। बाकी फाइक का रिएक्शन ओवर था, लेकिन बलाज का मुझे ओवर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगा। आई थिंक सो कि फ़ौरन ही वो मान भी गया ना दुरेद ने उसे मनाया तो। हालांकि नैना ने कितनी बदगुमानी पैदा कर दी थी, लेकिन उस टाइम मुझे लगा थोड़ा सा कि अभी हम अगर ख़ुद को इस जगह पे रख के देखें कि हमें आज पता चले कि हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। आई थिंक सो कि बलाज का रिएक्शन थोड़ा था जस्टिफाइड। बाकी कोई बात नहीं, आपको लगा तो हो सकता है। बाकी थैंक यू वेरी मच। शहनाज अफीफ कह रही हैं ऑसम, ज़बरदस्त एपिसोड, नाइस अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच शहनाज अफीफ। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं जब भी विश का नाम आता है मुझे इंडियन ड्रामे की हीरोइन नागिन याद आ जाती है, और मैं इसी तरह के नाम होते हैं। हाँ ये तो है, किसी तरह के नाम होते हैं, लेकिन इसमें जो विश का नेम था वो महविश था, और उसे विश प्यार से बोलते थे, तो होता है। देन नाइस नावल, अच्छी स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। शबनम हुसैन कह रही है माशाल्लाह आपकी वॉइस अच्छी है, थैंक यू वेरी मच शबनम। वसिया खान के लिए नाइस, थैंक यू वेरी मच वसिया खान। देन शहनाज अफीफ कह रही है नाइस एपिसोड, प्लीज़ बलाज को दुरेद से अलग मत करना और शायरी को उसके जालिम हस्बैंड से अलग करें। जो मेन चीज़ है ना फाइक की जो बुरी लगी, वो जो उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, ये बुरा लगा। लेकिन अगर एक तरह से एट ए टाइम जब उसने रिएक्शन दिया तो वो हम समझ सके थे कि उस मोमेंट पे जो उसका रिएक्शन था वो ओके था, कि अचानक उससे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई। लेकिन इस तरह दाग देना सिगरेट से या प्लेट उठा के मार देना, ये तो वाकई जाहिलियत थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ज़रूर बताइएगा आज की एपिसोड कैसी लगी। हिबा अरसलान कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हिबा। ईशा प्रिंसेस कह रही हैं ज़रूरत से ज़्यादा ओवर नहीं दिखाया फाइक को आपने, प्लेट उठाकर मार दी, जाहल है क्या? जाहल ही है, एग्जैक्टली जाहल ही है। सविता पांडे कह रही है अब क्या ही कहूँ, हाय नैना तूने ऐसा क्यों किया? बस नैना दिमाग से खिसकी हुई औरत थी, और कोई नहीं, इतनी मोहब्बत करने वाला बंदा छोड़ के बदले के पीछे पड़ी हुई है जाहल औरत। देन मिनबुन कह रही हैं आपकी वॉइस सच में बहुत अच्छी है, और क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। देखिए हम सब तो रिस्पांस देते हैं ना, और मेरी आदत नहीं है कमेंट करने वाली। पता क्यों, मैंने पहले कभी आपकी वीडियोस पर या बाकी किसी चैनल पर कमेंट्स नहीं किए, अब पढ़ती हूँ तो इसलिए कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर, आपका प्यार है, ऐसे ही रिस्पांस शो करते रहिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं नॉवेल्स मज़े के लाती रहूँगी। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये शाह का बेटा है या जलाद, क्या मतलब, इंसान तो समझो, और वो बस 19 ईयर्स की है, और मुझे ये नैना बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और एक बात और, बलाज को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि पैदा करने वाला बाप नहीं होता, वो पुलिस ऑफिसर बना किस वजह से है। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल थोड़ा सा फाइक को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। जब लड़की इतनी बातों पे कंप्रोमाइज़ कर लेती है तो लड़का क्यों नहीं? तो हो गई गलती, नादानियाँ हो जाती हैं इस उम्र में, तो अब ये तो नहीं है कि उसे तुम सर पे ही चढ़ा लो, सवार कर लो अपनी गलती को उसकी को। और जहाँ तक बलाज की बात है, तो बलाज का रिएक्शन आप लोगों को पता नहीं क्यों ओवर लगा, हालांकि मुझे इतना ओवर नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि उसका एक्ट जो था वो जस्टिफाइड था। देन सहर कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है सहर? बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल, वॉइस माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सहर। कुकिंग विद नाज कह रही हैं ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच कुकिंग विद नाज। असफर गुलफराज कह रहे हैं आप भी, मैं डर गई हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं। ज़रूर बताइएगा आज कैसी लगी आज की एपिसोड। अब आगे क्या लगता है कि क्या वक्त बच पाएगा या वक्त हार देगा अपनी जान की बाजी? आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। देन वसीम ख़ान कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच वसीम ख़ान। शाजिया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस, थैंक यू शाजिया, आई एम सेकंड। आप भी अशर गुलफराज कह रहे हैं थैंक यू। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया, आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। फ़रा तारिक कह रही हैं कमाल, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच फ़रा तारिक। नुसरत सुल्ताना ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। नाइस नावल। अलिशबा बिलाल कह रही हैं थैंक यू वेरी मच अलिशबा बिलाल। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। आज की स्टोरी तो बहुत सैड थी जी, पता चल गया है कि नैना किसकी बेटी है, समझ आ गया है, और आपका भी शुक्रिया बताने का। मैंने सीज़न 1 सुना है, इसलिए आपको सीज़न 2 की भी
फरमाइश की थी। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इज़हार कीजिएगा, बस आप लोग रिस्पांस दिया करें। अगर सीज़न 2 होता, 3 होता, मैं वो भी देती, बस आप लोग रिस्पांस तो दिया करें ना, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी और क्या लगता है कि आगे क्या होगा। देन शाज़िया अनवर कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस, कैसी हैं आप। आज की एपिसोड ज़बरदस्त थी। बख्त को अब्रिश को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर बेटी की गलती थी तो उसे एक लगानी चाहिए थी, और फाइक ने शहरी को मारा। इस पर अब कोई बहस ना करे, उसका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। आज कोई लड़का या लड़की अपने आप को गंदगी से बचा कर रखता है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनको ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। नो डाउट वक्ती तौर पर फ़ाइक का रिएक्शन ठीक था, लेकिन उसके बाद तो उसने जाहलियत ही दिखाई है। हम खुद अपना लेता तो शायद कुछ ना कहता, पर फ़ाइक पर ज़बरदस्ती शहरी को मुसल्लत किया गया तो उसका गुस्सा जायज़ था। बेशक इतना नहीं मारना चाहिए था, पर मेरे ख्याल से वो माँ बाप को मार नहीं सकता था, इसलिए उसे मारा बेशक गलत था, पर मारने पर उसका गुस्सा भी जायज़ था। ऐसी लड़कियां इससे भी बुरे रवैये की हकदार है जो इस्लाम के दायरे को और माँ बाप की इज़्ज़त को नहीं देखती। आर्यान को बाहर जाना अच्छा फ़ैसला है, अब लाइफ में सीरियस होगा। और हमाद को अच्छा है कल और हमाद का अच्छा हाल किया बालाज ने। और नैना का क्या बनेगा जब बालाज को उसकी हकीकत पता चले कि सीज़न 1 ज़बरदस्त था, सीज़न 2 बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच शाज़िया, आपका कमेंट हमेशा की तरह बहुत मज़े के होते हैं। लिटरली मुझे आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का नावल अच्छा लगेगा, एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, कैसा लगा बालाज का रिएक्शन और नैना ने क्या ये चुल मारी है। ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी और क्या लगता है कि बख्त बच पाएगा या हार देगा अपनी जान की बाजी। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज के एपिसोड एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।